बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और हमजा, जिस तरह से अब हम बड़े हो गए हैं और व्यूअर्स आप लोग भी सोचते तो होंगे कभी कि बचपन याद आता होगा, बचपन की यादें। नहीं याद आता होगा इकरा, किसको नहीं याद आता होगा? मतलब बेफिक्री के दिन। बिल्कुल, छोटे बच्चों को देखे ना तो अब महसूस होता है यार ये वक्त कितना अच्छा था। मतलब स्कूल जाते हुए बच्चे, तब हमें स्कूल जाना अच्छा तो नहीं लगता था। मैं अपनी बात करूँ, इकरा का मुझे नहीं इल्म है। नहीं, वैसे मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मैं हर रोज बहाना बनाती थी, आज मेरे पेट में दर्द। तो इसी तरह से है, तो बचपन आपको याद आ रहा होता है कि यार ये कितनी बेफिक्री की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो पूरी ज़िंदगी आपको याद आती रहती हैं चीज़ें, मुख्तलिफ वाक़यात ऐसे हुए होते हैं जो आपको याद आते रहते हैं। और आप जब तक ज़िंदा रहते हैं आपके बचपन का जो असर है वो आपकी यादों में, आपकी सोच में, आपके ख्यालात में जिंदा रहता है। एक रिसर्च भी तुम मेरे से डिस्कस कर रहे थे। फिनलैंड में हुई है। बिल्कुल, फिनलैंड में रिसर्च हुई है और वो रिसर्च ये की गई है कि सिर्फ बचपन का यही असर नहीं रहता कि आपको यादें आती रहती हैं। और बचपन में ये तो कहा जाता है कि अगर तुम बचपन में कोई अच्छी खुराकें खाओगे तो उसका फ़ायदा कब होगा? बुढ़ापे में जाके तुम्हें होगा। तो वो फिनलैंड में ये रिसर्च की गई है और उन्होंने ये बताया है कि एक तो खुराक जो आप खाएंगे उसका फ़ायदा आपको बुढ़ापे में वाकई होगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि अगर आपने जिस्मानी वर्जिश कोई की होगी या फिर आप बचपन में खेलते कूदते रहे होंगे और आपने कुछ मुशक्क़त वाले खेल खेले हुए होंगे, हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी, तो उसका असर ये होगा कि आपकी शरियानों के अंदर ब्लॉकेज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपकी शरियानें जो हैं वो सिकुड़ेंगी नहीं उस तरह से। जिस तरह के अब लोगों को हार्ट डिजीज़ वगैरह इसी तरह से होती है क्योंकि उनकी ब्लॉकेज होती है वेन्स में, तो हार्ट जो है उसकी हार्ट फेलियर का बायस बनती है चीज़ें। लेकिन आजकल हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द माहौल में बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चों को कि इधर उधर भाग रहे हैं, गिर ना जाएं, इस डर से फ़ोन पर लगा देते हैं। सोल्यूशन है ना, मोबाइल दे दिया देते हैं और जी कहें जी कि चुप होके बेटा देखता रहेगा कार्टून, और बेटे ने क्या करना है, बच्चे ने क्या करना है, बच्ची ने क्या करना है। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, वो उनसे महरूम हो जाएगा और उसकी सारी जो अटेंशन है वो फ़ोन पर डाइवर्ट हो जाएगी। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगाएं। फिजिकल एक्टिविटीज़ जितनी होंगी वो उनके लिए अच्छी होंगी, पूरी ज़िंदगी असर बिल्कुल पूरी असर उनकी ज़िंदगी। ये जो उनको आप मोबाइल पे क्रिकेट खिला रहे हैं ना, मोबाइल पे फुटबॉल खिला रहे हैं, ये उनके साथ जुल्म ना करें। ना ये क्रिकेट खेल रहे हैं ना ये फुटबॉल खेल रहे हैं, इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उसका, सिर्फ टाइम गुजर रहा है। आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि बच्चा रो नहीं रहा है, आपको तंग नहीं कर रहा है, बच्चे को इसका नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों बच्चे को कहें कि पाँव से जाके फुटबॉल खेले, बच्चे को कहें कि जो हाथ में बैट पकड़ के जो है ना फिर छक्का लगाए, बिल्कुल हॉकी पकड़े, हॉकी पकड़ कर बाहर निकले, जो खेल वो खेलना चाहता है वो खेले, कम से कम ऐसे पकड़न पकड़ाई खेले। हम लोग खेलते होते थे कुछ कर रहा है। बच्चों को एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए, ना कि आप उनको फ़ोन थमा दें। खैर, अब ये तो थी आज आप लोगों के लिए एक नसीहत है कि आप लोगों ने ये नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग भी ये कोताही खुद भी करते हैं, हमें भी ये कोताही नहीं करनी चाहिए। आपको भी हम ये कह रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश कीजिएगा। अभी बात करेंगे जी आलमी इदारा सेहत की और दीगर आलमी तंजीमों की सरबराही में जो कायम किया गया था कोवैक्स प्रोग्राम, उसके तहत इब्तदा में 2021 के इख्तिताम तक दुनिया भर में कहा जा रहा था कि 2 अरब डोजेस पहुँचाने का हदफ रखा गया है। लेकिन वैक्सीन बनाने में ताख़ीर, सप्लाई में परेशानी की वजह से अब किल्लत पैदा हो रही है। और पाकिस्तान को भी कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वादा किया गया था कि वैक्सीन से बहुत जो वैक्सीन का वादा किया गया था उससे बहुत कम वैक्सीन मिल सकी है। जबकि पाकिस्तान की कई वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीन ख़त्म होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं और शिकायत मौसूल हो रही, जो कि हम आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इस हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। हाँ जी, उन्होंने कहा कि जी NCOC इजलास में तो कहा गया था कि वैक्सीन की फराहमी की फिक्र ही ना करें आप लोग और वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ से तेज़ करते चले जाएँ। और अब बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन की किल्लत हो गई है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीन की कमी के पेश नज़र NCOC ने जो फैसला किया है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोजेस के लिए हिकमत अमली तब्दील कर दी गई है। नई हिकमत अमली के तहत वैक्सीन की दूसरी डोज का दौरानिया 3 हफ्तों से बढ़ा दिया गया है, 4 हफ्ते कर दिया गया है अब। और इसके अलावा बरतानवी वैक्सीन जो है एस्ट्राजेनेका, उसकी दूसरी डोज का वक्त भी मजीद बढ़ा दिया गया है। पहले दूसरी डोज के दरमियान 3 माह का वक्फा था, अब जो है वो सोच रहे हैं कि मजीद इसमें जो है वो ताख़ीर की जाए, वक्फा बढ़ाया जाए, इजाफा बढ़ाया जाए। बिल्कुल। और इसी सारे मामले पर हम क्योंकि बात भी कर लेते हैं क्योंकि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे सज्जाद साहब, कोवैक्स प्रोग्राम के तहत तो पाकिस्तान को वैक्सीन ना मिलने से पाकिस्तान का वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका और आप तमाम लोगों को वालेकुम अस्सलाम। देखिए, प्रॉब्लम तो हो रही है और पिछले दिनों जैसे आपने देखा कि लोग सेंटर्स में पहुंचे, वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे और वहां उनको
वैक्सीन नहीं लगाया गया बल्कि उनको वापस किया गया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और मैं समझता हूँ कि हम भी और पूरा मीडिया भी और गवर्नमेंट भी हम बार बार इल्तिजा कर रहे हैं अपनी आवाम को कि जी आएं और वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन ही हम इस बीमारी से हमें छुटकारा हासिल करने में मदद मिलेगी और इस बीमारी का खात्मा कर सकेंगे इस मुल्क से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 4-5 दिन विदाउट वैक्सीनेशन ये हमारा मुल्क चला, ये हम बहुत इस पे नुकसान हुआ है हमें, और बहुत सारे लोग दोबारा आने से कतराते हैं कि अपना काम छोड़कर वो आए इस गर्मी के मौसम में और धूप में और लाइन में खड़े हुए। और थोड़ा सा इंतजामिया की गलती ये है कि अगर वैक्सीन नहीं अवेलेबल था तो एटलीस्ट एक दिन पहले बता देते कि साहब इस तरह से 4 दिन बंद रहेगा, 2 दिन बंद रहेगा, ये तो एक अलग होता। लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होती कि कोई अपने दफ्तर को छुट्टी करके आ रहा है, कोई अपनी माँ को रिक्शे में बैठा के ला रहा है और वहाँ पता चला कि जिन वैक्सीन नहीं मिल रही है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, लोगों ने फेस किए। तो हुकूमत मेरे ख्याल में आइंदा के लिए इस तरह की हिकमत अमली बनाए कि आपके पास वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा मकदार में होनी चाहिए। और ये तो हम बार बार कहते भी रहे हैं कि हुकूमत ने उसको फॉलो भी किया है। बहुत अच्छी बात है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सबको वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी जाए, तो ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ उसका इंतजाम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, होमवर्क कंप्लीट नहीं था, क्या हुआ? हम ब्लाइंड खेलते चले गए, हमने कहा कि वॉक इन शुरू कर देंगे, शायद जो शुरू में लोग कम इंटरेस्टेड थे, कम मोटिवेटेड थे आने के लिए, वो अचानक से ज़्यादा हो गए, हम लोग मिसकैलकुलेट कर गए थोड़ा सा। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और गवर्नमेंट ये समझ रही थी और हमें भी बहुत सारे लोग, सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट भी हमें कह रही थी कि आप लोगों को, डॉक्टरों को और अपनी आवाम को बोलें कि जी वैक्सीनेशन कराएं सेंटर पे आके, और इस पे जितनी ज्यादा हम अवेयरनेस देंगे उतना अच्छा, जो कि हम सब लोग कर रहे थे। तमाम सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट भी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुख्तलिफ ब्रांचेस भी लोगों से कर रही थी। जनरल प्रैक्टिशनर से हम कहते थे कि उनके पास जो क्लिनिक में लोग आते हैं उनसे कहें कि जी वैक्सीन की लगाने की क्या अहमियत है। तो हुकूमत ने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया कि ऑल ऑफ ए सडन इतने सारे लोग आ जाएंगे। और लाइक के एक्सपो सेंटर लाहौर में भी देखें और कराची में भी देखें कि रात के 4-4 बजे तक जो है वो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, जो कि बड़ा एक बहुत अच्छी इंकरेजिंग बात थी। लेकिन सडनली जो है ये हो गया, तो यकीनन ये मिसमैनेजमेंट हुआ है थोड़ा सा, और इंतजाम पूरा नहीं कर पाए। और उसकी वजह शायद यही लगती है कि हुकूमत ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि उनकी बात पे लोग इतनी जल्दी वेलकम करेंगे और लोग निकल आएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई और लोगों को परेशानी भी हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल तो तेज़ी से जारी है। क्या उनके मुकम्मल होने के बाद अमल को तब तक जो पाकिस्तान और जो दुनिया के बाकी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको इंतज़ार करना होगा कि वहाँ पे अमल मुकम्मल हो जाए फिर यहाँ पर वैक्सीन आएगी? क्योंकि हम लोगों को देखा जाए तो यहाँ पर वहाँ पर मुफ्त मिल रही है इस टाइम जितनी भी कंट्रीज है पाकिस्तान समेत। मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप एक साथ तमाम दुनिया की आबादियों को वैक्सीनेट करेंगे तो ही बेहतर होगा। क्योंकि लोगों अब ये जो दुनिया है ये तो ग्लोबल विलेज बन चुका है। लोग रोजाना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार इधर उधर रहते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन आगे जाते हैं, बहुत सारे तालिब इल्म एक जगह से दूसरी जगह, इवन के पाकिस्तान में तालिब इल्म आते हैं दूसरे मुल्कों से, यहाँ आके स्टडी करते हैं, और पाकिस्तान से लोग बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए दूसरे ममालिक में। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा अगर आपने पहली प्रायोरिटी किसी और को दी, बाद में वो किया। मैं समझता हूँ कि कोवैक्स का जो ये इंतजाम है इनको देखना चाहिए, और इनको प्रायोरिटी बेसिस पे वो ममालिक जो कि तरक्की पजीर हैं उनको पहले मेरे ख्याल में फैसिलिटीज देनी चाहिए और उनके आवाम को पहले वैक्सीनेट करना चाहिए। और जो तरक्की याफ्ता लोग हैं उनकी तो सिस्टम में चल रहा है और वहाँ बहुत ज्यादा वो आगे भी चले गए हैं, हमसे तो बहुत आगे चले गए हैं। वहाँ तो लाइक अगर अमेरिका की बात की जाए और दूसरे ममालिक की बात की जाए तो उन्होंने तो सारी चीजें खोल दी है, यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स में तो उन्होंने मास्क लगाने को भी मना कर दिया है।
बिल्कुल। ऐसा। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी हमने डिमांड की थी कि कम से कम, और अभी भी करते हैं कि कम से कम 5 लाख से 6 लाख अफराद डेली वैक्सीनेट होंगे। तो हम इस अगले साल के अप्रैल डॉक्टर साहब, एक कंफ्यूजन ये है कि गाइडलाइंस आती हैं, हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक लोग पहली डोज लगवाने के लिए गए, उनको बताया गया कि भाई आपको 22वें रोज दूसरी डोज लगा दी जाएगी या फिर 28वें रोज दूसरी डोज लगा दी जाएगी। मतलब अचानक से गाइडलाइंस का तब्दील हो जाना, हफ्ते बढ़ा दे कि अभी आपको ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, हफ्ते बढ़ा दिए गए हैं, ये खुद से ही फैसला कर लिया गया है या फिर जिन्होंने ट्रायल्स किए थे उनसे मशवरा भी किया गया होगा? आप क्या समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, ये एक नया वायरस है जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, और नई वैक्सीन है उसके खिलाफ। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं और ये तजुर्बे जो है वो इंसान पे ही हो रहे हैं कि किस तरह से इसके क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है इंसान के अंदर। तो उसी तरीके से हम जो है उसको साइंसदान भी और हम एक्सपर्ट्स भी उसी हिसाब से इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सेकंड डोज है, सेकंड डोज कम ड्यूरेशन में नहीं लगनी चाहिए। ज्यादा अगर हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ज्यादा बेहतर रहता है। वो लेकिन अगर कम डोज में अगर आपने एक डोज आज लगाया और अगला डोज 10 दिन 12 दिन में लगा लिया तो वो शायद नुकसान साबित हो सके। लेकिन अगर आप 21 दिन के बजाय आप 6 हफ्ते में लगाते हैं, 5 हफ्ते में लगाते हैं, आई डोंट थिंक कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है। और कुछ देखें, मैं कुछ ममालिक में है वो फाइजर जो है वो 1 महीने के बाद लगा रहे हैं, 2 महीने के बाद लगा रहे हैं। कनाडा के अंदर 4 महीने के बाद जो है उन्होंने कहा कि जी अब आज लगाया और 4 महीने के बाद उनको कहा गया कि जी डेट दी गई। लेकिन सडनली मैंने सुना वहां पे कि सडनली उन्होंने अपने अवाम को कह दिया कि जी ये जो फाइजर की जो आपको जिनको फर्स्ट डोज लगा है उनको 1 महीने के बाद बुला लिया गया कि उनको दूसरा डोज लगेगा 1 महीने बाद। तो ये दिन ब दिन हम रोजाना हम सीखते हैं। हम रोजाना हम सीख रहे हैं। जिस तरह से जब ये वायरस आया था तब भी हम रोजाना सीख रहे थे कि ये वायरस किस तरीके से तब्दील हो रहा है, अपनी शक्लें तब्दील कर रहा है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जिस तरह से गवर्नमेंट इस वक्त कह रही है कि वैक्सीन मौजूद है, आप जाके खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। वॉक इन वैक्सीनेशन जो है अभी भी जारी है, ये रोका नहीं गया कि अब आपको मैसेज आएगा तो आप जाएंगे, नहीं, अभी भी वॉक इन वैक्सीनेशन है, आप जा सकते हैं, जाके खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि एजुकेशन को लेके हम लोग सारे ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो एक निज़ाम मुतारिफ करा था यकसा निज़ाम तालीम का, उसकी क्योंकि अब मुल्क में ज़रूरत भी थी और इस साल से जो ये निज़ाम है और जो निसाब है वो मुल्क भर के जो स्कूल्स हैं उनमें नाफिज भी हो रहा है। जबकि यकसा निज़ाम तालीम की जहाँ तारीफ हो रही तो वहाँ पर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। इस निज़ाम के नाकदीन भी जो है वो सामने आ रहे हैं। साथीज़ा कह रहे हैं कि बच्चों की क्लासेस के लिहाज से निसाब बहुत ज़्यादा है। जहाँ पहले 23 चैप्टर हुआ करते थे, अब जो है तकरीबन 46 चैप्टर हो गए हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको कवर कर सकें। फिर अब हम देख रहे हैं कि किताबें कुछ बांटना भी शुरू कर दी गई हैं पंजाब की हद तक हम देखें तो उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि असातिज़ा ये भी शिकायत कर रहे हैं कि अगर निसाब चेंज तो हो रहा है ना, क्योंकि यकसा हो रहा है, तो ट्रेनिंग किस तरह से होगी, क्या ट्रेनिंग मुकम्मल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कितना वक्त लगेगा। फिर बाकी सूबों को हम देखें तो वो कोई इतना इंटरेस्ट अभी नहीं ले रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर। और जो बच्चे हैं वो अब इसके ऊपर किस तरह से अमल करेंगे और जो टीचर्स हैं उनकी क्या इसके ऊपर राय है, इस हवाले से हम बात करते हैं। वफाकी पार्लियामेंट्री तालीम वजीहा कमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वजीहा साहिबा। असातिज़ा तो कह रहे हैं कि यकसा निसाब तालीम में कोर्स बहुत ज़्यादा है और इस पर दूसरे जो है हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स की भी बातचीत हुई आप लोगों से, आप लोगों ने उनसे राय ली? देखें, मैं सबसे पहले तो आपकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मीडिया में आजकल सिंगल नेशनल करिकुलम को लेकर जिस तरह की गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, वो चाहे गलत फहमी उसकी बुनियाद ला इल्मी है या बदनीयती है, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और शुक्रिया कि आपने डायरेक्ट मिनिस्ट्री से रब्ता किया कि इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके। जहाँ तक आपने ये कहा कि वो कोर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस पर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो नया जो करिकुलम बना है सिंगल नेशनल करिकुलम, ये तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत के साथ और जो भी इसके अंदर मुमकिन हो सकता था, जो
माया नाज जो तालीम के माहिर हैं उनको, लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स उनको, और इंटरनेशनल एक मशावरत कैम्ब्रिज और सिंगापुर के जो करिकुलम्स हैं उनके साथ इसको कंपैरिजन करके और एक एवेल्युएशन उनसे लेकर फिर बनाया गया। और इसके अंदर जो एक वो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, उसमें ये कहूँगी कि इस वक्त जो करिकुलम है ये प्रोजेक्ट बेस है। ये ऐसे नहीं है कि ये रोट लर्निंग या इसको रट्टा जैसे पहले था कि बस याद कर लिया और उसमें से इम्तिहान आ गया। ये एक्टिविटी बेस्ड है। अब अगर एक सफ़े का पहले 2 सफ़े का होता था सबक और उसके बाद आधे सफ़े की उसके ऊपर मश्क और एक्टिविटी होती थी, तो अब वो अगर एक सफ़े का वो आपका सबक है तो 10 सफ़े की एक्टिविटी है। उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज बच्चों से कराई जाएंगी ताकि वो उसको समझ सकें और उसको एक उनको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ सके, बजाय इसके कि वो याद कर सकें। तो ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और दूसरे ये कि देखें जो करिकुलम है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। ये तो इस वक्त मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी मौजूद है और हम इनकरेज करते हैं बल्कि कि लोग तनकीद बराए तनकीद करने की बजाय इसको देखें, इसको पढ़ें और इसको समझें, और उसके बाद अगर वो देखें कि इसमें कोई पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं तो वो ज़रूर दें, इसको इसमें शामिल किया जाएगा उनके इन आरा को। ठीक है जिया साहिबा, ये भी बताइएगा, मसाइल तो काफ़ी आ रहे होंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे। पंजाब ने तो इसलिए भी कर दिया क्योंकि वफाक की जानिब से था, तो पंजाब ज़रा जल्दी एग्री कर जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही गवर्नमेंट है, ये भी थोड़ा सा मामला होता है। लेकिन हमने सरकारी स्कूलों को देख लें, हम देख लें कि हमने प्राइवेट स्कूल्स का जो निसाब है उसको, फिर मदरसों का निसाब है, सबको यकसा करना है। ये कितना मुश्किल है? क्या ये रातों रात हो सकता है? हमें कितना वक्त लग जाएगा बाकी सूबों को भी मनाने में इसमें? देखिए वक्त तो लगेगा और इस दफ़ा तो ये 3 फेजेस में ये बना है। अच्छा। अभी फ़िलहाल अगस्त में जो ये कोविड की वजह से मार्च में होना था, लेकिन ये कि अगस्त में ये नाफिज होगा क्लास प्री 1 to 5। जी। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल तो है, जाहिर है इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ शामिल किया गया। देखें इसकी जो मेथडोलॉजी और प्रोसेस है जैसे कि ये बना, मैं वो आपको ज़रूर समझाना चाहूँगी कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे यहाँ तक हम पहुंचे। सबसे पहले तो नेशनल करिकुलम काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया। उसके बाद कैम्ब्रिज और सिंगापुर के करिकुलम के साथ इवेल्युएशन करके, इसके रिसर्च करके, इसके लिए हमने उनसे इनपुट लिया। फिर उसके बाद एक नेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो मुनक़िद की गई SDGs के साथ, इसको कैसे अलाइन करना है, और लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो हमने कैसे इसके अंदर डालना है। फिर उसके बाद जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, आर्मी के स्कूल्स हैं, इत्तेहाद तंजीमातुल मदारस है, मिनॉरिटीज हैं, उन सबको इस कंसल्टेशन प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया। फिर उसके बाद इस जो पहला 0 ड्राफ्ट आया उसको उन स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया गया। फिर उसके बाद प्रोविंशियल वर्कशॉप्स की गई। प्रोविंशियल वर्कशॉप्स के बाद एक कंसोलिडेटेड जो फर्स्ट ड्राफ्ट सामने आया उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई ताकि एक कंसेंसस बिल्डअप किया जा सके, और फिर उसके बाद इसका अप्रूवल हुआ। ठीक है, तो ये एक इंतहाई जामिया, कॉम्प्रिहेंसिव और एक इंतहाई एक इस तरह का प्रोसेस किया गया। वजीहा साहब, ये सब कुछ किया गया, आप दुरुस्त कह रही हैं, ये सब किया गया, बिल्कुल ये दुरुस्त है, आप दुरुस्त कह रही हैं। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ है कि हमारे असातिज़ा ने जो है बच्चों को पढ़ाना है। सरकारी स्कूलों के हम हालात देखें, अगर हम ये क्वेश्चन करें कि असातिज़ा ठीक नहीं पढ़ाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे होते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस कोई ख़ास अच्छी नहीं होती है। जो पहले करिकुलम था वो इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं था, वो रटा बेस था, फिर भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पढ़ाया नहीं जा रहा था। अब कंसेप्चुअल हो रहा होगा। बच्चों को कॉन्सेप्ट देने से पहले असातिज़ा को कॉन्सेप्ट कैसे देंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है और इसके ऊपर ही मैं आ रही थी अभी कि देखिए हम आइसोलेशन में सिर्फ करिकुलम बनाकर नहीं समझ सकते कि ये बस अब काम मुकम्मल हो गया। ये एक 360 डिग्रीज इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए थी जो कि हमने उसको फॉलो किया कि इसके अंदर असातिज़ा की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, असेसमेंट फ्रेमवर्क, वो सब इसमें शामिल है। और आगा खान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर हमने असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है जो कि अब साथ ही रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। और इस करिकुलम को पढ़ाना कैसे है, असातिज़ा की ट्रेनिंग उसी तरह से की जाएगी। अब अगर आप ये समझें कि जो ही आज नाफिज हुआ और कल आपको इसके समरात मिलना शुरू हो गए और आपके एकदम से स्कूल्स के हालात बदल गए, ऐसे नहीं होगा। इन टीचर्स की ट्रेनिंग को आप देखें, जो इस्लामाबाद में या कराची, लाहौर, बड़े शहरों में जो टीचर्स बैठे हैं बड़े स्कूल्स में, उनको ना देखें बल्कि वो देखें जो सिंध के किसी गोठ में, कश्मीर के किसी स्कूल में, बलूचिस्तान के किसी गाँव में दूर दराज जो बैठी हैं, उनकी
कैपेसिटी को भी ऐसे ही बिल्डअप करना है। और ये एक ऐसा ही बहुत जामिया प्रोग्राम टीचर्स की ट्रेनिंग का असेसमेंट फ्रेमवर्क के साथ टीचर्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो तो सबसे अव्वलीन तरजीह तो उसी को देनी चाहिए, तो उनके लिए क्या करे गवर्नमेंट? और साथ इसके ये ऐड कर लीजिएगा कि जब हम नए अब इंडक्शंस कर रहे होंगे असातिज़ा की, तो उसके लिए क्राइटेरिया कुछ तब्दील किया जाएगा, पहले जो क्राइटेरिया रखा था उसको कुछ तब्दील कर दिया जाए। देखिए, अभी भी जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट के स्कूल्स के टीचर्स को लेके आने का है वो प्राइवेट स्कूल से बहुत बेहतर है, मैं समझती हूँ। FPSC का PPSC का एग्जाम होता है जिसके बाद इन टीचर्स को वहाँ पे इंडक्ट किया जाता है, और ये टीचर्स पहले जो एक जिस तरह से सिस्टम है उसके अंदर जो एक CT और जो जिसने बहुत पुराने ज़माने का PTC, और अब हमारे जहन में वही है कि शायद वही सिस्टम चल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि इस नए करिकुलम के लिए, सिंगल नेशनल करिकुलम के लिए जो एक आगा खान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एक तरतीब दिया गया है, वो पूरे तरीके के साथ उनको वहां तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है वजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाक से आप बात कर रही थी यकसा निज़ाम तालीम की जो बात हो रही है, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा इसका जिक्र भी करते रहे हैं। इसके राह में हायल रुकावटें हैं जिनको दूर भी करना होगा, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना आसान नहीं होगा कि इसको रातों रात इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, टाइम लगेगा, इसको टाइम टेकिंग है। अब हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस जाएगा सबसे पहले पाकिस्तान देखिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सब सवेरे पाकिस्तान। और अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को मसनूई महंगाई से रिलीफ देने के लिए अब बड़ा फैसला किया गया है, जो कि सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने किया है। उन्होंने सहूलत बाज़ारों और सहूलत काउंटर्स के क़याम और अशिया ज़रूरत की फराहमी के लिए काबीना कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल को फौरी इक़दाम उठाने की हिदायत दी है। हाँ जी, ऐसे ही है। पंजाब काबीना ने ये फैसला किया है कि सूबे में सहूलत बाज़ारों के क़याम होंगे, ये मंजूरी उनकी जानिब से दी गई है। 337 सहूलत बाज़ारों के बारे में बताया जा रहा है, और सहूलत काउंटर्स भी कायम किए जाएंगे। साथ ही आटे का थैला जो है, जहाँ पर 10 किलो का थैला मिल रहा होगा 430 रुपए में, और सहूलत बाज़ारों में आवाम को फल, सब्जियां, दालें और चावल भी अर्जा नर्ख पर मिलेंगे, और इसके ऊपर एक चेक भी रखा जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। और महंगाई के इससे जो बोझ के तले आवाम इस वक्त पिस रही हैं, उनको इन तमाम तर सूरत हाल में सहूलत मिलेगी। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से भी। तर्जमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, जान फैसला क्यों किया गया, ये मंजूरी क्यों दी गई है, क्या फ़ायदा होगा। मुसर्रज जमशेद चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बता दीजिएगा, 337 की बात की जा रही है कि सहूलत बाज़ार कायम किए जाएंगे, वजह क्या बनी? और कोई तरीका नहीं था कि महंगाई को कंट्रोल किसी और तरीके से किया जा सकता, और क्या फ़ायदा होगा आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। कोई सुबह भर में 337 सहूलत बाज़ार कायम किए जा रहे हैं, और इनके पीछे जो मकसद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं CM उस्मान बुज़दार साहब, के जो गरीब आवाम है, वो लोग जिनके ऊपर ये जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा आता है, उनको उससे निकालने के लिए हमने ये सहूलत बाज़ार कायम करने का इरादा किया है। और इसके पेश नज़र क्या है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किए हुए हैं, इसी तरह सस्टेनेबल प्रोग्राम्स जिनके तहत जो खते गुर्बत से नीचे की लकीर पे जो लोग चले गए हुए हैं, उनको अपलिफ्ट करने का एक ही तरीका है कि एक तो साथ साथ हम पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं, साथ GDP ग्रोथ का इम्पैक्ट इंशाल्लाह आम आदमी के ऊपर भी आएगा, प्लस जो टारगेटेड सब्सिडी है वो हमारा एक, अगर मैं कहूँ तो तुरा इम्तियाज इस तरह से बनता है कि जो लोग डिजर्व करते हैं सब्सिडी उनको दी जाए, ना कि माजी की तरह सब्सिडी चाहे अरबों रुपए की भी होती थी, जब वो 22 करोड़ आवाम के ऊपर डिवाइड करते थे, जिसके बेनिफिशियरी मैं और आप भी होते थे, जबकि अगर हमें जरूरत नहीं है तो हमें वो अवेल नहीं करनी चाहिए। तो ये टारगेटेड सब्सिडी की एक खूबसूरत एग्जाम्पल है कि इन 337 सहूलत बाज़ारों को लोग एंजॉय करेंगे जो डिजर्व करते हैं। अच्छा मुसर्रत साहिबा, क्वालिटी की भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी आवाम है वो शिकायत करती दिखाई देती है कि सहूलत बाज़ारों में अशिया का मयार बेहतर नहीं है। तो इन तमाम तर शिकायत का अजाला कैसे करेगी गवर्नमेंट?
देखें, मैं अर्ज करूं कि ये बात माजी का हिस्सा बन चुकी है। अच्छा। कि ये समझना कि जो भी सहूलत बाजार है, सपोज रमज़ान बाजार, तो आपके सामने अभी रिसेंट पास्ट में रमज़ान गुजरा है और हमारे 3 सालों में जो बाजार लगे वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि जहां कहीं भी अगर किसी ने सब स्टैंडर्ड चीज़ रखने की कोशिश भी की तो ना सिर्फ उसकी सरजनिश हुई बल्कि उनको रिजेक्ट किया गया और कंडेम किया गया और उसके ऊपर एक्शन लिए गए। जहां तक रह गए सहूलत बाजार, तो ये चीज तय कर लें कि यहाँ पे जो सुपर स्टोर के ऊपर जो चीजें मुहैया होंगी, जिस क्वालिटी की क्वालिटी वही होगी, उसके ऊपर कंप्रोमाइज किया नहीं जा सकता। अगर उसके ऊपर कंप्रोमाइज करना है, सब स्टैंडर्ड चीजें देनी है लोगों को, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये सहूलत बाजार कायम करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बात मेक श्योर कर लें जो मेरे सुनने वाले हैं कि किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज उसमें जो आवाम की बेहतरी की होगी कि उनको वो चीज जो किसी बड़े जनरल स्टोर या सुपर स्टोर के ऊपर पड़ी हुई है, सेम चीज उनको मिलेगी बट सब्सिडाइज्ड। मुसर साहब, यहाँ पर ये भी बता दीजिएगा कि कौन कौन सी अशियाँ हैं कि सहूलत बाजारों में तरजीही बुनियादों पर जिन पर सब्सिडी दी जा रही है? देखें, सहूलत बाजारों के अंदर अशियाए खुर्दोनोश की तमाम ऑलमोस्ट चीज़ें मुहैया होंगी। और जो हमारे सहूलत बाजार या सहूलत काउंटर होंगे उनके ऊपर 10 किलो आटे का थैला कोई 430 रुपए में दस्तयाब होगा। ये वही आटा होगा जो आम मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह दालें, सब्जियां और तमाम ऑलमोस्ट जो एडिबल हैं वो वहाँ पे होंगी। फ्रूट्स भी उनमें शामिल हैं। और अवाम के लिए ये सहूलत सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो डिज़र्व करते हैं। तो ये मैं अर्ज़ कर दूं कि एडिबल्स वहाँ पे मौजूद होंगी सारी और सब्सिडाइज्ड रेट पे होंगी। मार्केट जो ओपन मार्केट है, जो अच्छे स्टोर्स हैं, जो उनका म्यार है उनके बराबर होगा। और इंशाल्लाह जहाँ कहीं, मैं ये नहीं कहती कि शिकायत मौसूल नहीं होंगी, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ कहीं शिकायत मौसूल हुई तो उसके हुकूमत पंजाब बर वक्त एक्शन लेगी। अच्छा मुसर्रत साहिबा, ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि सहूलत बाजारों का आप लोगों ने किया तो है, इस्तेमाल करें, लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों पर होगा या फिर आर्जी बुनियादों पर? नहीं, ये आर्जी नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बल्कि इससे बेहतर फॉर्म आगे आने वाले टाइम में उसकी फॉर्म क्या होगी। लेकिन जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जिसको हमने अचीव करना है वो ये है कि एक तो टारगेटेड सब्सिडी और जो खते गुर्बत से नीचे हैं उनको आम आदमी के बराबर उनको लेके आना, उनकी कुव्वत खरीद को इम्प्रूव करने के लिए मल्टी डायमेंशनल वर्किंग हो रही है, जिसमें उनकी इनकम को बढ़ाना, प्लस रोजगार के मौके भी देना, प्लस पर कैपिटा कैलोरीज को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव लिया है। उसको हम केटर कर रहे हैं, कोई भूखा ना सोए, सहूलत बाजार और मल्टी डायमेंशनल वर्किंग के थ्रू। तो आने वाले टाइम में साथ साथ जो पैरेलल वर्किंग हो रही है, आई वांट टू टेल यू आपके चैनल के तवज्जुह से कि डेटाबेस के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे कि ओरिजिनल डाटा जो टारगेटेड सब्सिडी है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको जाके मिले और उसमें कोई भी गैर मुस्तहिक किसी भी हमारे मंसूबे का बेनिफिशियरी फिल वक्त ना हो। फिर आगे जैसे सेहत को हमने फॉर टोटल पॉपुलेशन कर दिया, उसमें कोई साहिब हैसियत है नहीं है, सब इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर पूरी पंजाब की पॉपुलेशन उसकी बेनिफिशियरी होगी। लेकिन जो ये वाली चीजें हैं ये हम मुस्तहिक लोगों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो और बेहतर हो और फिर तमाम जो भी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज देती है वो तमाम पॉपुलेशन के लिए भी हम दे पाएं। लेकिन फिल वक्त ये कि एक ऐसे लोग जिनको हमें उठाना है, जिनकी हमने पर कैपिटा जो ग़िज़ाई किल्लत है उसको पूरा करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा आने वाले टाइम में, बल्कि अभी भी इशू है जो कि हाईलाइट नहीं हुआ, कि जो पर पर्सन जो रिक्वायर्ड कैलोरीज है हम उनसे बहुत कम खा रहे हैं हमारे लोग। तो उसको इंक्रीज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, बल्कि मैं तो ये देख रही हूँ कि इस चलते जुलते और बहुत सारे मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सारिफीन का ताहाल एतमाद बरकरार नहीं हो सका। यही वजह है
कि कंपनी को आए रोज़ यकीन दहानी करवानी पड़ती है कि भाई हम कुछ नहीं देख रहे हैं आपके मैसेजेस। कोई ना कोई ऐलान वो करती रहती है फिर इस तरह की जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी को लेके। तो प्राइवेसी पॉलिसी की तब्दीली के बाद अब सारिफीन की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक बार फिर से इकदाम शुरू कर दिए ताकि उनका एतमाद बहाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। नई पॉलिसी है क्या? नई पॉलिसी है। नई पॉलिसी सामने आने के बाद ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश थी। पहले अफवाहों की बात कर लेते हैं, फिर जो व्हाट्सएप की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये अफवाहें हैं, वो भी आपको बताते हैं कि अपने सारिफीन से तमाम किस्म का जो डेटा है उसकी मुंतकली की इजाज़त मांग ली गई है, जिसके बाद कंपनी अपनी मर्जी से ये तफसीलात फेसबुक समेत किसी भी थर्ड पार्टी को फ़रोख्त कर सकती है। ख़ास तौर पे मार्केटिंग के लिए ये फ़रोख्त की जा सकती है। फिर आप क्या करते हैं, होता भी ऐसा ही है ना कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं, ऐसा हुआ कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आप मोबाइल के अंदर कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, तो फिर आपको वैसी ही चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और ये वैसे तमाम तरफ वाहिद थी। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर व्हाट्सएप ने सारिफीन का एतमाद बहाल करने के लिए उनकी चैट की तस्वीर शेयर की है और बताया कि सारिफीन का डेटा जो है वो टेक्नोलॉजी लेयर्स यानी कि तहों की सूरत में महफूज होता है। व्हाट्सएप ने ये भी बताया कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम जो है वो जदीद हो गया है। हाँ, और जहाँ सारिफीन के डेटा की हिफाजत लेयर्स की सूरत में की जाती है, कंपनी ने एक बार फिर सिक्योरिटी की ज़मानत लेते हुए सारिफीन के पैगाम की तस्वीर शेयर की है जिसमें कुछ भी पढ़ने के काबिल नहीं था। अच्छा इकरा, है क्या? अब उन्होंने कहा कि जी कि ये तो सिंपल कोडिंग है और ख़ास तौर पे हम एंड टू इंक्रिप्शन को भी देख रहे होते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो उस वजह से अब आपने क्या किया, उन्होंने भेजा कि जी कि किसी ने किसी को हेलो लिखा है, तो वो हेलो लिखा हुआ कंपनी को भी शो नहीं हो रहा, वो व्हाट्सएप को भी शो नहीं हो रहा। ये व्हाट्सएप दावा कर रहा है, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं। हम ये उनका जो दावा है आप तक पहुंचा रहे हैं। वो कुछ कोड्स हैं, कोड से पता ही नहीं लग रहा कि जी कि वो क्या है और क्या नहीं है, और वो करेंगे जी फेसबुक को भी हम नहीं बता रहे हैं। कोई डेटा जो है किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, आपका सारा डेटा जो है वो महफूज है और हमें सिर्फ कोडिंग ही मौसूल होती है, हमें और कुछ नजर नहीं आता है। तो आप लोग परेशान हम आपकी चैट्स नहीं पढ़ सकते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं ये हम नहीं पढ़ सकते हैं, आप क्या कॉल कर रहे हैं ये हमारा भी कोई नुमाइंदा जो है चेक नहीं कर सकता। ये एक दावा किया गया और बार बार जो है ये यकीन दहानी करवाई जा रही है सब लोगों को जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी भी खदशात मौजूद हैं लोगों के अज़हान में और लोग कह रहे हैं कि शायद हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उन्होंने दावा तो किया है, अब आगे सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ हो जाए वो उसको कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कंपनी की जानिब से ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, बिल्कुल एक और अहम चीज़ भी है, FATF का बिल्कुल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो वर्चुअल इजलास है वो जारी है। और कहा जा रहा है कि 21 जून से 25 जून तक की जो इजलास जारी है, इसमें पाकिस्तान के लिए तजवीज़ करदा 27 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला भी किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ऐसे इजलास पाकिस्तान के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की काविशों को तो सराहा जा रहा था, पिछले इजलास में भी हम देख रहे थे, लेकिन हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं हुए। अब पाकिस्तान के मालियाती और कानून नाफिज करने वाले इदारों के माहिरीन पर मुश्तमिल वफ़द ने वीडियो लिंक के जरिए FATF इजलास को अपने इक़दामात से आगाह करना है। और पाकिस्तानी हुकाम का ये दावा है कि FATF के 27 में से 26 निकात पर मुकम्मल या काफ़ी हद तक हमने अमल दरामद कर लिया, लिहाजा पुरुमीद है कि इन इक़दामात के नतीजे में इस बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया लेकिन दफ्तर खारिजा की जानिब से जो तर्जुमान है उनके जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, उन्होंने वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया है। पाकिस्तान की पेशरफ्त को FATF और आलमी बरादरी ने भी सराहा है। ताहम तज्जियाकार ये कहते हैं कि तकनीकी बुनियादों पर पाकिस्तान को निगरानी की फहरिस्त से निकालने का फैसला आइंदा इजलास तक मौखर किया जा सकता है। यानी कि एक बार फिर जो है हमें शायद इंतजार करना पड़े, लेकिन हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से जो है निकाल दिया जाएगा। तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि आलमी सियासत की ज़रूरियात के तहत पाकिस्तान की काबिल कदर कारकर्दगी के बावजूद इसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जा सकता है। साथ एब्सोल्युटली नॉट जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है, अब उसको भी इसके साथ लिंक किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा सीधा सा मौक़िफ़ अपनाया है जो अवाम की तर्जुमानी की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। उसकी वजह से भी हो सकता है कि कुछ मामलात उधर और तरह से हो रहे हों। पहले ही हम ये देख रहे हैं कि सियासी मामलात होते हैं जब लॉबिंग ऊपर हो रही होती है। तो बात कर लेते हैं, मुमताज़ माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद फ़ारूक सलीम साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान FATF के 27 में से 26 निकात पर तो सर अमल दरामद कर चुका है, क्या आप पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से पुरुम्मीद हैं? देखिए, सन 2019 में पाकिस्तान को एक 27 नुकाती एक्शन प्लान दिया गया था। हमारी कमजोरी ये रही कि बहुत लंबा अरसा लगाया हमने उन पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद करते हुए।
2020 का नतीजा ये था कि 21 पॉइंट उसमें से मुकम्मल हो गए थे, 6 पॉइंट्स का अभी भी बकिया रह गया था। 2021 में अब हमें हुकूमत पाकिस्तान ये बता रही है कि 27 में से 26 पॉइंट जो हैं वो हमने पुर कर दिए हैं, एक अभी जो है वो बाकी रह गया है। तो एक तो हमारी कमजोरी है, हमें उसका एतराफ़ करना होगा कि इतना लंबा अरसा लगा हमें ये पॉइंट्स जो है उसको पूरे करते हुए। अब FATF का जो तरीका कार है उसमें 3 उसके पिलर्स हैं। वो पहले अपने मेंबर ममालिक को कहता है कि आप कानून साजी के हवाले से मामला पूरा करें। हमने शायद ऑलमोस्ट काफी सारी कानून साजी नहीं जो है वो ऑलरेडी कर डाली है। फिर वो इदारों में काबिलियत पैदा करने को कहता है कि आप अपने इदारों को इस काबिल बनाएं कि जो कानून साजी आपने की है उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है। फिर फाइनल सवाल वो पूछता है कि आपने कितने लोगों को एक्चुअली सजा दी है उन कवानीन के तहत। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने जो देखी हैं। पहला तो ये कि FATF वाले कहते हैं या एशिया पैसिफिक ग्रुप वाले कहते हैं कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है पाकिस्तान में, यानी कि बड़ी अहम किस्म की पेशरफ्त हुई है, हम आगे बढ़े हैं, इसका इकरार एशिया पैसिफिक ग्रुप ने खुद से किया है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अभी भी स्ट्रेटेजिक डिफिशिएंसीज का वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक किस्म की अभी भी कुछ कमजोरियां जो हैं वो रह गई हैं। FATF का जो तरीका कार है वो ये कहते हैं कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें उन लोगों को कि जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, यानी कि शनाख्त करनी है उन लोगों की। दूसरे स्टेज पे उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, उनकी तफ्तीश करनी है। तीसरे पे प्रोसिक्यूशन होनी है, उनको अदालतों में ले जाके उनके खिलाफ मुकदमा चलाने हैं। और चौथा है कि उनको सजा देनी है। अब जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान के अंदर हमने कोई 2420 केसेस की तफ्तीश की है। तफ्तीश करने के बाद तकरीबन 300 और कोई 50 के लगभग केसेस जो हैं उनके ऊपर मुकदमा चले हैं अदालतों में, लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा है जिसको एक्चुअली सजा दी गई है। तो ये हमारी कमजोरी अभी भी रह गई है कि हम सजाएं नहीं दे पा रहे। हमने शायद कानून साजी पूरी कर दी है, हमने इदारों को काबिल बना दिया है, लेकिन अभी सजाएं पूरी नहीं दी जा रही। सलीम साहब, आप नहीं समझते कि FATF को पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी कम करने के लिए आलमी ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं? तो ऐसे हालात में पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कौन से डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल करने चाहिए? आप दुरुस्त कह रहे हैं। वाकई में चाहे वो FATF हो या IMF हो या वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे हों, वो न सिर्फ मालियाती इदारे हैं, वो सियासी इदारे भी उसके साथ हैं। और जो ताकतवर मुल्क हैं वो इनको इस्तेमाल भी करते हैं कमज़ोर ममालिक के खिलाफ अपनी सियासी पॉलिसी उनके ऊपर आयद करने के लिए। अब हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो बड़ी मुश्किल पोजीशन में फंसा है। कई सालों से अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है, ट्रिलियन हार्ड डॉलर उसके ऊपर बहा चुका है, लेकिन वो जंग जीत नहीं पा रहा। अब वो जब इस मुल्क से निकल रहा है अफगानिस्तान से, तो उसको पाकिस्तान की जरूरत है और वाज़े तौर पे वो IMF को भी, वो वर्ल्ड बैंक को भी और वो FATF को भी सियासी तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पे एक और पाकिस्तान की हमारी अपनी कमजोरी सामने आ जाती है। अभी जो बजट हमने वजीर खजाना साहब ने पेश किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि 4000 अरब रुपए का इस बजट के अंदर खसारा होगा और तकरीबन 3000 अरब के कर्जाजात हैं जो हमने बैरूनी इदारों से, बैरूनी कमर्शियल बैंक से रेज करने हैं। तो जब हमारी अपनी कमजोरी है तो फिर अमेरिका जैसे मुल्क जो है उसका फायदा उठाते हैं और उसको इस्तेमाल। ठीक है डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका की पोजीशन जो है वो इस वक्त बड़ी अजीब सी है इस वक्त खत्ते में, और गुज़श्ता कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि आलमी क़ुव्वतों ने भी पाकिस्तान पर मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर दबाव डाला है। हम इसराइल का मामला देख लें, अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान में फ्राहम करने का मामला देख लें, वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ देखें। क्या इन मुतालबात से इनकार अब जो किया गया है FATF की ग्रे लिस्ट से ना निकलने की बड़ी वजह फिर से तो नहीं बन जाएगा? बड़ी वजह तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वजह जरूर हो सकती है। देखिए, इसी दौरान जब आज से 2-2.5 साल पहले हमें 27 मुकाती एजेंडा एक्शन प्लान दिया गया था, मंगोलिया और आइसलैंड
दो ऐसे ममालिक हैं जी। जो ग्रे लिस्ट से निकल हाँ चुके जी, हैं। हाँ जी। मंगोलिया जैसा मुल्क भी आप सोचिए कि उसने जितने भी उनको उनकी कमजोरियां बताई गई थी, उन्होंने पिछले साल भर में कमजोरियां मुकम्मल करके वहां से निकल गए। हमें अपनी कमजोरी जो है, जो माली कमजोरी है, वो सामने जरूर रखना होगी। जिस दिन वजारत खजाना के वजीर, हमारे वजीर खजाना नेशनल असेंबली में खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि इस साल हमारे अखराजात जो हैं वो 8,500 अरब होंगे, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, वो सिर्फ 5,000 अरब हैं, जिसका मतलब है कि 3 से 4,000 अरब का कर्जा लेना पड़ेगा। तो फिर उसी दिन हम इस चीज का ऐलान कर देते हैं कि हम खुद मुख्तार नहीं रह सकते, हम आज़ाद फैसला साजी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बैरूनी ताकतों का, बैरूनी मालियाती इदारों से रकूम चाहिए होंगी अपने अपने बजट खसारे को पूरा करने के लिए। तो उसके एवज बैरूनी ताकतें जो हैं वो हमारी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हैं, और फेडफ और IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये सारे इदारे जो हैं ये उन ताकतवर जो ममालिक हैं उनके एजेंडा को आगे बढ़ाने में उनके हाथ समझिए कि औजार इस्तेमाल होते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब अपना कीमती वक्त सबसे पहले पाकिस्तान को देने के लिए। तो जिस तरह से उन्होंने बात की कि मंगोलिया तक निकल गया इस ग्रे लिस्ट से, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम पुरुमीद तो हैं इस वक्त जो है ये इजलास जो है बेहतर साबित होगा हमारे लिए, और पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। पाकिस्तान ने बहुत काविशें की हैं और इसका जो है मतलब हम देखें तो इजहार भी किया जाता है कि जी कि हाँ पाकिस्तान ने काविशें की हैं, सराहा भी जाता है हमारे इकदाम को। अब हम देखते हैं कि क्या फैसला वहाँ पर होगा, फिर से एक दफ़ा लटका तो नहीं दिया जाएगा, हम तो पुरुमीद हैं नहीं लटकाया जाएगा, इंतजार करना पड़ेगा। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वफाक और सिंध के दरमियान जो जारी है लफ्जी जंग, ये किसी सूरत अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ की बात कर ली जाए तो फवाद चौधरी ने अपनी बजट तकरीर के दौरान एक बार फिर से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया। और फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि हमारे निज़ाम का मसला दो ख़ानदान है, आमरीत के खिलाफ बातें करते हैं मगर मुसलसल पीपल्स पार्टी 13 साल हुकूमत के बावजूद भी सिंध में कोई खातिर इंतजाम जो है वो नहीं कर सकी थी। अगर सिंध का आप हाल देख लें 13 साल में, और 10 साल के दौरान इतना कर्जा बढ़ाया कि हर साल 2,000 अरब रुपए तो हमें सिर्फ उस पर सूद ही देना पड़ रहा है, और बिजली के महंगे प्लांट्स पर हुकूमत को 900 अरब रुपए हर साल देने पड़ रहे हैं, और हम बिजली का इस्तेमाल करें या ना करें, बिजली बनाएं या ना बनाएं, पैसे देने ही पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंतखाबात से बाहर रखना चाहती है, उन्होंने ये भी कहा, लेकिन इस पर मुर्तज़ा वहाब ने भी जवाब दिया, वो भी खामोश नहीं बैठे, यानी कि लफ्जी जो तीर है ना वो इधर उधर से जो चल रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि 1100 अरब रुपए का वादा करने वालों का जो दावा था वो 5 अरब कराची पर लगाए हैं उन्होंने कहा। और ज़मनी इंतखाबात की भी उन्होंने बात की है कि अवाम ने PTI को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। दोनों तरफ से जो बातचीत की गई है, फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा पहले आपको वो सुना देते। जहां दो खानदान बैठे, एक खानदान यहाँ से इस्लामाबाद से पैसे लेता है, वो पैनामा में के ज़रिए लंदन में प्रॉपर्टियाँ ख़रीदता जा रहा है, दूसरा ख़ानदान यहाँ से पैसे लेता है, वो दुबई में और कनाडा में और पेरिस में प्रॉपर्टीज़ ले जा रहा है। इनको ये लग रहा है कि इनका ये बयानिया आना ज़रूरी है कि अगला इलेक्शन जो है वो रिग्ड होगा। अभी से एक प्लानिंग के तहत ये इंप्रेशन दिया जाता है कि अगला इलेक्शन जो है वो रिग्ड होगा, क्योंकि नजर आ रहा है कि अगले 5 साल फिर इमरान खान। अच्छा, ये मामला सिर्फ इधर ही नहीं है, मुर्तज़ा वहाब साहब जवाब दे रहे हैं, अलीम आदिल शेख साहब की जानिब से भी लफ्जी वार किए जा रहे हैं, वो क्या नोकझोंक चल रही है वो भी आपको दिखाते हैं। अब सिंध में करप्शन होगी? एब्सोल्युटली नॉट। 3 माह में करप्शन खत्म कर दूं, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। अब सिंध में आपकी दादागिरी चलेगी? एब्सोल्युटली नॉट। आपने सिंध की आवाम से बड़े वादे किए, कोई एक वादा पूरा किया? जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। अब सिंध के चोर पकड़े नहीं जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट, सब पकड़े जाएंगे। अब गटर से लोग बह जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा मैं मुख्तसर सी काबीना बनाऊंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा पाकिस्तान के नौजवानों को, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। 50 लाख घर दूंगा पाकिस्तानियों को, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट।
इन लोगों ने कोई एक वादा पूरा किया? जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। हाँ जी, ये तकरार आपने देखी है। और बात कर लेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। ये बताइएगा कि ये जो नोक झोंक जारी है, लफ्ज़ी जो है जंग एक हम देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं इस लफ्ज़ी जंग में सिंध के अवाम को रिलीफ मिलेगा? एब्सोल्युटली नॉट या यस? बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, सियासी बयानात हैं। ज़ाहिर है जरदारी साहब लाहौर जाके बैठ गए हैं, वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं, वो पंजाब में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसका जवाब पीटीआई की तरफ से यही आना था, वो यहाँ आके बैठ गए हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि दोनों जमातें सियासी काम नहीं कर रही और पीटीआई जब उनको तनकीद का निशाना बनाती है तो पीटीआई से भी ये सवाल किया जा सकता है कि इस सब के बावजूद जो तनकीद, उसमें से बहुत सी तनकीद जायज़ है, पीटीआई ने पिछले 22 साल में सिंध में सियासी तौर पे क्या काम किया। सही। और ख़ास तौर पे अंदरूनी सिंध जो है वो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने में क्यों नाकाम रही। इसी तरीके से ये कोई जस्टिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट की या पीपल्स पार्टी की नहीं बनती अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम ना करके। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी सिंध में एक मॉडल सूबे के तौर पे सामने आ रही है। यानी उन्हें होना तो ये चाहिए था कि जब आप सिंध को एक मॉडल सूबा बनाते तो आपकी वर्किंग दूसरे सूबों में ज़्यादा बेहतर होती, क्योंकि आपके पास मिसालें सामने होती। कुछ शोबों में ज़रूर बेहतरी आई है, सेहत के शोबे में बेहतरी कुछ ज़रूर आई है, लेकिन तालीम और ओवरऑल अगर हम देखें तो गवर्नेंस के मामलात, नौकरियों के मामलात, तालीम के मामलात ये बहुत अच्छे नहीं हैं। सही है। लेकिन क्या इसका जवाब फवाद चौधरी या शहबाज गिल साहब सिर्फ गवर्नर हाउस में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये काफ़ी होगा? नहीं होगा, क्योंकि पीटीआई में खुद कराची शहर के अंदर कोई 3 ग्रुप बने हुए हैं। आप हर ग्रुप से जाके बात करें तो वो दूसरे ग्रुप की मुखालफत कर रहा होगा। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब जो अब पंजाब में बैठे, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की, सुना है कि वो और शायद हमदा शहबाज से भी मुलाकात करें, दीगर सियासी जमातों से भी वो मुलाकात करें। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ टिट फॉर टैट चल रहा है कि अगर आप वहाँ एक्टिविटी बढ़ाएंगे फिर हम यहाँ एक्टिविटी बढ़ाएंगे, और उस सब में जाहिर है लोगों के मसाइल को हल की तरफ अभी मुझे नहीं लगता कि दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक लोगों को कोई मेजर रिलीफ मिलता नज़र नहीं आया है। बाकी इलेक्शंस हैं, अगली सियासी बयानात हैं, वो चलते रहते हैं। फवाद चौधरी साहब मादी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, और ये भी अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त आप खामोश क्यों थे। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, जैसे आपने अवाम की बात की कि अवाम को रिलीफ तो नहीं मिल रहा, और ऐसे में अगर बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि सिंध में तरक्याती काम ना होने का ताना ना दिया जाए, हमें हमारे हक के मुताबिक फंड्स मिलेंगे तो काम होगा। 13 साल से वो वहाँ पर गवर्न कर रहे हैं सिंध को, तो ऐसे में इस जो बयान आने के बाद क्या अवाम इस बयान के ऊपर सेटिस्फाई होगी? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए कि उसकी मिसालें नहीं सामने। देखिए बिलावल भुट्टो साहब का मसला ये कि ज़ाहिर है वो यंग हैं, अभी उनके पास बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन वो ये जस्टिफाइड नहीं कर सकते। ये ताने देने की बात नहीं है। आपको इसमें देखना चाहिए, आपको गवर्नेंस के मामला देखने चाहिए, आपको देखना चाहिए कि सिंध में इस वक्त ऊपर से लेके नीचे तक हर लेवल पे करप्शन की क्या सूरत हाल है। डिपार्टमेंट्स में आप जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कोई फाइल भी पैसे के बगैर मूव नहीं की करती है। उस मिसाल जो बिलावल भुट्टो ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, उनकी पहली तकरीर आज भी मुझे याद है, जब उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ ये कमेटीज़ बनाऊँगा, ये गवर्नेंस की मिसालें कायम करूँगा, कोई जो मिनिस्टर है या सेक्रेटरी वो अपनी जगह पर रहेगा नहीं अगर उसके खिलाफ करप्शन के केसेस आए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इतने सालों में उन्होंने कोई एक मिसाल कायम नहीं की कि कुछ लोगों को वो हटाते, पार्टी से हटाते, वजारतों से हटाते, मिसालें कायम करते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। और इसमें बिलावल भुट्टो को अपनी नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए। चीज़ें इसी तरह बेहतर होती हैं जब आप एतराफ़ करते हैं कि आपसे गलतियाँ हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले जो है अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है? जिस तरह से आप लाहौर में होने वाली मुलाकात की बात कर रहे थे, कई इस पे सवालात उठ रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जाके आसिफ अली जरदारी साहब को मिले, आसिफ अली जरदारी साहब जाके चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नहीं मिले हैं। क्या इसको हमें देखना होगा कि चौधरी साहब जाके क्यों मिले, या फिर बस एक मुलाकात थी, इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा?
देखिए उसमें दोनों फैक्टर हैं। चौधरी परवेज चौधरी से जरदारी साहब की जो याराना है वो 2008 से है जी। यानी अगर हम देखें, क्योंकि उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जिंदा थी तो उनका चौधरी के बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा था जी। वो उन्होंने जो 18 अक्टूबर 2007 को हमला हुआ था उसमें जो उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी पुलिस को, उसमें चौधरी का भी जिक्र था जी। लेकिन जरदारी साहब ने 2008 के बाद जो है वो एक नया सियासी बयानिया वो पार्टी का लेकर आए, डेप्यूटी पीएम भी गए थे कि वो खुद गए थे चौधरी के घर पे और उन्हें ये ऑफर की थी कि मैं कोट अनकोट, जो चौधरी परवेज इलाही साहब से मेरी एक मरतबा बात हुई थी जी जी, तो उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब ने ये जुमला कहा था कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो है वो दुश्मनियों में जवान हों। सही। तो इससे वो जो बैकग्राउंड है, तो चौधरी परवेज इलाही जाहिर है जरदारी साहब छोटे हैं इसलिए चौधरी गए और जरदारी साहब की मेरा ख्याल सेहत भी ऐसी नहीं है, वो इतना मसला नहीं है। इम्पोर्टेंट ये कि गए क्यों, इम्पोर्टेंट ये कि चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात क्यों की, क्योंकि चौधरी जो हैं वो पीटीआई की गवर्नमेंट और खुसूसन इमरान खान से खुश नहीं है। वो एक अरेंजमेंट है जो चल रहा है और ये शायद अगले इलेक्शन तक चले, लेकिन वो बिल्कुल भी कतई तौर पे और बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब ने जो पिछले 1-1.5 साल उन्होंने बिल्कुल उनकी मुलाकातें बंद रहीं। उसके बाद जब क्राइसिस आया तो उसके बाद इमरान खान उनके घर गए, उनसे मुलाकात की। तो जब आपके ऊपर पड़ती है तो आपको अपने इत्तेहादियों का ख्याल आता है। ये खान साहब का एक प्रॉब्लम रहा है कि वो अपने इत्तेहादियों को उस तरीके से साथ लेके नहीं चलते जिस तरीके से जरदारी साहब अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलते। और ये जो था ये चौधरी के दिल में आज भी, और वो आज भी ये कहते हैं कि जरदारी साहब से जो उनका एक इत्तेहादी वो था अरेंजमेंट 2008 के बाद से वो बहुत बेहतर था आज के अरेंजमेंट के मुकाबले। ठीक है मज़हर साहब, ये कहिएगा कि ठीक है मुलाकात हो गई, बात भी ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब के अंदर है और अब काफ लीग भी पंजाब के अंदर मौजूद है। ऐसे में क्या पीपल्स पार्टी इन हालात में जगह बनाने में कामयाब हो सकती है, या फिर जगह बनाने का तो वो सोच ही नहीं रहे, वो तो सिर्फ इत्तेहादी पक्के कर रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए? ये आपका जो आखिरी पॉइंट है ये है असल में। देखिए पीपल्स पार्टी, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक ज़माना था कि पीपल्स पार्टी सीटें लूज़ कर जाती थी, उसमें बहुत से अवामिल थे, चाहे वो आप 90 का इलेक्शन ले लें, 97 का इलेक्शन ले लें, लेकिन उसका वोट बैंक अच्छा खासा मौजूद रहता था जी। 2013 के बाद से उसका वोट बैंक ख़त्म हो गया है। किसी पार्टी का जो है वो वोटर चला जाए तो उससे बड़ा क्राइसिस किसी पार्टी का नहीं होता, और पीपल्स पार्टी ने उसके बाद कभी कोशिश नहीं की जी। यानी आप सियासी तौर पर देखें 86 में भी जब बेनज़ीर आई थी तो उनसे बहुत से लोगों ने ये कहा था कि आप सिंध को, पंजाब को अपना सियासी गढ़ बनाएं, क्योंकि भुट्टो साहब ने यही किया था जी। भुट्टो साहब सिंध से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनका सियासी गढ़ जो था वो पंजाब था और वो मिस हो गया। फिर जरदारी साहब ने ऐलान किया कि मैं पंजाब में बैठूंगा, लेकिन नहीं बैठे वो। पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास बिलावल हाउस के अलावा कोई चीज़ नहीं है जी। यानी लाहौर में वो जनूबी पंजाब में कुछ पॉलिटिकल मैनूवरिंग्स कर रहे हैं, कुछ लोगों को साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इलेक्टेबल्स के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं काम कर रही, मतलब सियासी तौर पे एज ए पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे लोगों को, अपने पुराने लोगों को वापस लाने की नहीं कोशिश कर रही, विन ओवर करने की कोशिश नहीं कर रही। तो उसके पीपल्स पार्टी की पिछले 10-15 साल में जो सियासत रही है उसमें पंजाब बिल्कुल मिसिंग है। बिल्कुल ठीक है, पंजाब बिल्कुल मिसिंग रहा है पीपल्स पार्टी की पिछले 10 साल की सियासत के अंदर। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हमने बात की, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। आप ये जो मुलाकात है ये भी खासी इंपॉर्टेंट हो गई है और हुकूमती हलकों के लिए भी बहुत ज़्यादा लेकर आएगी मुलाकात, वो तो टाइम के साथ ही में पता लगेगा। वह हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की। पीएमसी की पॉलिसीज़ को मेडिकल एजुकेशन के लिए नुकसानदेह करार दिया है और पामी के मुताबिक कहा जा रहा है कि पीएमसी की गलत पॉलिसीज़
तिब्बी तालीम की तबाही का जो है वो बाइस भी बन रही है। ऐसे ही है, निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ने पीएमसी की जानिब से एडमिशन रेगुलेशन 2021 में दर्ज गैर कानूनी इकदाम की मजम्मत की है सबसे पहले। और पामी के मुताबिक नायब सदर पीएमसी और दीगर गैर मुतल्लिका अफराद को लामहदूद इख्तियारात के साथ शोबा तिब पर मुसल्लत कर दिया गया है, जबकि इन्हीं अफराद ने पिछले साल मुल्क के तमाम डेंटल कॉलेजेस, जिनमें खुसूसी तौर पर सिंध के डेंटल कॉलेजेस हैं, उनको तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। लेकिन इस साल एडमिशन रेगुलेशन 2021 के जरिए केपीके और जनूबी पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस जो हैं वो उनके निशाने पर आ गए। नुमाइंदा तंजीम ने पीएमसी के NLE इम्तिहान को भी मुस्तरद कर दिया, जबकि पीएमसी एडमिशन रेगुलेशन कॉलेजेस के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है ये। और पामी कॉलेजेस इंस्पेक्शन, परफॉर्मा, दाखिलों समेत हर इकदाम का बाइकआउट करेगी और मुतालबात अगर पूरे ना हुए तो ये कहना है कि प्राइवेट कॉलेजेस दाखिले ही नहीं कर रहे होंगे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तालाबंदी की जाएगी और यहाँ तक के सड़कों पर अगर एहतजाज करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। और पीएमसी के 26 जून को होने वाले इजलास के बाइकआउट का भी इन्होंने फैसला किया। बिल्कुल ऐसी है, जबकि सदर पामी कहते हैं कि पीएमसी काउंसिल तजुर्बाकार लोगों के हवाले करती है। बड़े सीरियस जो हैं ये कंसर्न्स हैं और फिर मुतालबात भी जो सामने आ रहे हैं वो भी हम इकरा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान एसोसिएशन प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन सिंध के सदर डॉक्टर रजी मोहम्मद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पीएमसी से सबसे बड़ा आपके एसोसिएशन का इख्तलाफ है क्या? सर, सबसे बड़ा जो जड़ है वो ये है कि हमारी मौजूदगी नहीं है वहाँ पे। हम इस वक्त जो स्टूडेंट्स आधे से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उसके अलावा हमारे पास जो मोर देन 110 इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ तकरीबन 150 जो है वो प्राइवेट हैं और इनकी नुमाइंदा जमात जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब ये इस मेयार का एक्सक्लूसिवनेस हो कि इतने बड़े स्टेक होल्डर को बाहर रखा जाए तो उसके ग्राउंड फैक्ट्स को कोई कैसे देखेगा? कमरों में तो ग्राउंड फैक्ट्स का नहीं पता चलता ना। और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान बड़ा फ़र्क है। यहाँ तक के डिफरेंट जो इदारे हैं, डिफरेंट जो सूबे हैं, उनके प्राइवेट सेक्टर्स में भी फ़र्क है। यानी लाहौर के जो प्राइवेट सेक्टर हैं और मीरपुर खास का जो प्राइवेट सेक्टर है उसके मसाइल डिफरेंट हैं। हाँ जी। तो जब तक मौजूद नहीं होंगे उस वक्त तक कैसे एड्रेस होगा? सबसे मेन चीज़ ये है जो कि सब मसाइल को जन्म दे रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से पीएमसी के हम अगर फैसलों की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं उनके फैसले जो हैं निजी मेडिकल इदारों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए ना, आगाज़ से आप ले लें, 150 बच्चे जो हैं वो दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं। अब उसमें जो MD कैट की शर्त रखी हुई है, दुनिया भर में यूनाइटेड किंगडम में UCAT होता है, अमेरिका में MCAT होता है। उसमें शर्त ये होती है कि जो उनका A लेवल है UK में फॉर एग्जांपल इतने A लेवल हों, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो UCAT होता है वो सिर्फ मेरिट डिटर्मिनेशन के लिए होता है, उसके कोई पास फेल नहीं होता। इन्होंने क्या किया है कि उसको बढ़ा के पास फेल भी कर दिया। अच्छा, पहले भी होता था कि ये चले एक्ट में है कि भाई 60% पास फेल है, मगर उसको नीचे ला के 2 साल पहले आखिरी सीट जो डेंटल की फिल हुई थी सिंध में, उसका MD कैट स्कोर 26.5% था। उसको उन्होंने अगले साल बढ़ा के 60 किया और उसको नीचे करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर सीटें सिंध के तमाम डेंटल कॉलेजेस की खाली रह गई। अच्छा, अब उन्होंने इस साल चले, उस साल हमने बहुत इनसे रिक्वेस्ट की, ये क्या हो गया, इस साल बढ़ा के 60 से 65 कर दिया गया। और फिर चारों चीज़ों यानी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज, पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेज का एक ही परसेंटेज रखी गई है जी। और सबका इकट्ठे शुरू कर रहे हैं एडमिशन। इस तरह से तो डेंटल कॉलेजेस जो हैं वो आप वैसे ही ताला लगा दें उनको, मतलब ये कि चल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे हैं। आप लोगों ने एक लाएअमल भी तय किया है, एक तो में वो लाएअमल क्या होगा वो बता दीजिएगा। क्या हुकूमत की जानिब से, PMC की जानिब से किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया कि ठीक है आपके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनते हैं, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम तो कब से लिख रहे हैं, अगर आपने वाइट पेपर पढ़ा है तो हमने उसमें भी मेरा लेटर है, मैंने रिक्वेस्ट की थी। हम खुद इस्लामाबाद जाके हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि देखिए हमारी ये प्रॉब्लम, उन्होंने कहा था हम आपके प्रॉब्लम समझते हैं और हम इसको एड्रेस करेंगे, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तो नतीजा ये होता है कि बस टाइम गुजर जाता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये तो दाखिले की बात है। जब निकले जो हमारे बच्चे
जो हमारे क्या पब्लिक सेक्टर सबके बच्चे निकले, उनके ऊपर एक नया एग्जाम NLE के नाम से मुस्तलद कर दिया है। अब देखिए दुनिया भर में, यूके के अंदर भी, यूके में क्या हुआ, 2019 में जनरल मेडिकल काउंसिल ने का एक इम्तहान देना होगा डॉक्टरों को, उसका नाम रखा उन्होंने UK MLA। लेकिन उन्होंने कहा कि जो दाखिल हो गया फर्स्ट ईयर में इस साल, उस पे भी नहीं होगा, निकलने वालों को छोड़ दें, ये होगा उसका जो अगले साल दाखिल हो गए उनका। अब ये जो बच्चे हमारे भी निकले हैं, मेरे स्टूडेंट निकले हैं, पूरे पाकिस्तान के निकले, ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनको के पता ही नहीं था कि पास होने के बाद इस तरह का कोई एग्जाम होगा। अचानक एक ऑर्डर आ गया कि आप ये एग्जाम पास करेंगे, इस तारीख को होगा, इतने पैसे जमा कराएं। अब ये बताइए कि ये इंसाफ के तकाज़ों के कितना खिलाफ है। दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत हम्बली कहते हैं कि खुदा के वास्ते ये आपके बच्चे हैं। देखिए मैं आपसे एक बात कहूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरिट बढ़ाने के लिए जस्टिस का गला घोटा जाए। देयर आर लॉट ऑफ वेज, बहुत तरीके ऐसे मौजूद हैं जिससे कि हम मेरिट को बढ़ा सकते हैं, बगैर जुल्म किए हुए, बगैर नाइंसाफ़ी किए हुए, काइंडनेस को रखते हुए, जस्टिस को रखते हुए। आप हमें साथ बिठाएं, हम आपको तरीके बताएंगे, डिवाइस करेंगे, उससे जो मेरिट कहीं से कहीं पहुंच जाएगी और इंशाल्लाह ताला बच्चों का नुकसान भी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर गवर्नमेंट आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करती है या आपके मसाइल हल नहीं करती है, तो आपका अगला लाया अमल क्या होगा? देखिए मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ, ज़िंदगी भर मैंने सर्जरी की है और सर्जरी पढ़ाई है। लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ कि अगर मुझे कोई ज़ाती कुर्बानी देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चों के साथ अगर कोई ज़्यादती करेगा आप क्या करेंगे? हम इनको अपना सिर्फ स्टूडेंट नहीं समझते, हम इनको बच्चे समझते हैं। सुबह से रात तक इनके साथ बैठते हैं, इनके आंसू पोंछते हैं, इनका ख्याल रखते हैं। अब इनके साथ अगर हो रहा होगा, जुल्म होगा, तो जाहिर है कि हम हर चीज़ करेंगे। उसमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाएंगे, सड़कों पे आना पड़ेगा, सड़कों में आएंगे, हाथ जोड़ना पड़ेगा, हाथ जोड़ेंगे, जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। लेकिन इन बच्चों के जो हुकूक हैं उसमें हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इनको मिले। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले का आप हिस्सा बने, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। अच्छा इकरा, हम हमेशा बात करते हैं, हाँ कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर उनसे मुशावरत करके फिर आपको कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई पॉलिसी इस तरह लेके आनी चाहिए। ऐसे ही खुद से नहीं लेके आना चाहिए जब तक आप उस शोबे के बंदे को टेबल पे बिठाएंगे नहीं। और फिर एक और बहुत बड़ा मसला है, वो बड़ा मसला ये है कि जब ना तजुर्बाकार टीम आ जाए, ना तजुर्बाकार लोग आ जाएं, वो फैसले कर रहे हों और वो तमाम स्टेक होल्डर्स के बारे में सोच ही ना रहे हों। कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि जो मैंने कह दिया वही दुरुस्त है, जो बाकी लोग कह रहे हैं वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। तो ये ऐसा नहीं है, बच्चों के मुस्तकबिल की बात है और बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। वो एग्जाम के हवाले से जो बात फ्यूचर मतलब सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो अगर वो जो बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से नहीं मैनेज किया जाएगा तो आगे मेडिकल में जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अच्छा, वो NLE एग्जाम की जो बात हो रही है, अगर आप सोशल मीडिया को देखें, आपके साथ कुछ अपने डॉक्टर दोस्त हैं या नौजवान हैं जो आपके साथ ऐड हों या वैसे आप ट्विटर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, परेशानी का इजहार कर रहे हैं। अचानक से सर पे एक चीज़ आ पड़ी है, इतनी मुश्किल पढ़ाई से निकल के वो बेचारे जो हैं डॉक्टर बन रहे होते हैं और बाकी कुछ मसाइल हैं जो हमें डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे। डॉक्टर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम उम्मीद करते हैं कि स्टेक होल्डर्स को जो है शामिल किया जाएगा, उनसे मुशावरत की जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा और एडमिशंस हम नहीं कर रहे होंगे यहाँ तक उनको नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही है। अच्छा खैर आगे हम बढ़ते हैं, कौमी टीम की कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि साबिक जो फास्ट बॉलर है शोएब अख्तर, वो मोटरवे पुलिस के अब सफ़ीर बन गए हैं। हाँ जी, आप चेक करें, शोएब अख्तर ने इंस्टाग्राम पर मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल कलीम इमाम और उनकी टीम के हमरा एक तस्वीर शेयर करते हुए इस हवाले से मद्दाहों को इतला दी है और शेयर की गई तस्वीर में शोएब अख्तर को कलीम इमाम से शील वसूल करते भी देखा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और शोएब अख्तर ने अपनी पोस्ट में कैप्शन दर्ज ये किया है कि बतौर सफ़ीर पाकिस्तान मोटरवे पुलिस से मुंसलिक होने पर फ़ख्र महसूस करें। इंशाल्लाह आवाम को जो है वो सेफ्टी, जो रोड सेफ्टी है उसके और जो ट्रैफिक कवानीन है उनसे मुतालिक आगाही भी फराहम करने में वो अपना किरदार अदा करेंगे। और दूसरी जानिब शोएब अख्तर की पोस्ट पर तबसरा करते हुए मद्दाहों ने उनके मोटरवे पुलिस का सफ़ीर बनने पर खुशी का इजहार भी किया। मैं बहुत बड़ा मद्दा हूँ शोएब अख्तर का, क्योंकि हमने तो शोएब अख्तर मैं वही कह रही थी कि क्योंकि जो उनके मद्दा हैं वो तो इस खबर के बाद बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। मैं मद्दा होते हुए शोएब अख्तर का कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद अगर कोई पाकिस्तानी टीम में बॉलर थे तो वो शोएब अख्तर थे और यकीनन हमारी जनरेशन को शोएब अख्तर बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। लेकिन ज़रा आप सोचें कि शोएब अख्तर ये कह रहे होंगे
कि ज़्यादा तेज़ नहीं। हालांकि जो फास्ट बॉलर है, बिल्कुल मतलब शुएब अख्तर ये समझा रहे होंगे कि ज़्यादा तेज़ नहीं, और शुएब अख्तर को सारी ज़िंदगी तमाम बैट्समैन ये समझाते रहे हैं कि शुएब ज़्यादा तेज़ नहीं। लेकिन अच्छी बात है, जब शुएब अख्तर ये बात समझा रहे होंगे तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। और मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं जा रहा हूँ मोटरवे पे और शुएब अख्तर जो हैं वो मुझे रोक के कहें कि जी कि ये गाइडलाइंस हैं और इसको आप फॉलो करें। ये मेरी भी ख्वाहिश है और बाकी लोग भी इस ख्वाहिश का यकीनन इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हमें यहाँ पे ब्रेक भी लेनी है, तो खाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम कुछ बात कर लेते हैं टूरिज़्म की, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने अपने तरक्याती बजट में पिछले सालों से नुमाया इजाफा किया इस बजट में। और सयाहत के शोबे की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा इजाफा देखा जा सकता है, जो कि 2018 में इब्तिदा से ही PTI की हुकूमत की तरजीह भी रही है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस उठे ना, क्वेश्चन ये उठे कि पंजाब में कौन सी सयाहत है भाई कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया। ठीक है, वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं सयाहत की, लेकिन आपने पंजाब में ऐसा क्या देख लिया है कि आप सयाहत आप क्या कर लेंगे ना, तो ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एक इतना ज़्यादा इजाफा बजट में कर दिया गया है, अगर हम बजट दस्तावेज़ पर सरसरी नज़र भी डालते हैं तो पता चलता है कि जो है स्कीमें जारी हैं, मुजव्वज़ा नई स्कीमें हैं। शिमाली पंजाब के लिए 750 मिलियन रुपए हैं, जनूबी और वस्ती पंजाब के लिए 350 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। आखिर ये लग क्या रहे, कहाँ रहे होंगे और लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा? भाई नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, इधर भी आए, इधर भी मकामात हैं और सयाहती मकामात हैं। ना सिर्फ मरी का रुख करें, बल्कि जो नई अब स्पोर्ट्स जो है वो हुकूमती जानिब से मुतारिफ कराई जा रही है, वहाँ पर भी आप लोग जाएँ। अब 14 ऐसी स्कीम्स थी जो कि अभी जारी थी, और अब जब मंजूर शुदा जो इन स्कीम्स इन पे 1 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो हो गया है। और इन मंसूबों को 2023 तक तकमील कहा जा रहा है कि इसकी तकमील जो है वो कर ली जाएगी। मतवक्को यही है कि 2023 तक के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कर लिया जाएगा। अच्छा, 17 नई स्कीमों पर भी कुल तकरीबन 1 अरब रुपए मिलेंगे, 1 अरब से कुछ ज़ायद ही हैं। और ये नए मंसूबे भी 2023 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। हुकूमत पहले से तामीर शुदा साइट्स की नई स्कीमों और तज़ीन व आराइश दोनों पर तवज्जो दे रही है। वो साइट्स कौन सी हैं, क्या क्या काम किया जाएगा, इस सब पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मुशीर सयाहत पंजाब हैं, उनसे जानेंगे कि इतना बजट रख दिया गया है, लगाने कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर हम पंजाब के अंदर भी जा सकते हैं। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा बजट रख दिया गया, और फिर हम अक्सर देखते हैं ना कि जब आपने जाना, यार हम जा रहे हैं कुछ किसी टूर पे जा रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चल पड़े, पंजाब के लिए इतना बजट रख दिया गया। पंजाब में ऐसी कौन सी जगह होंगी, कौन से मकामात होंगे जहाँ पर अब लोग जा सकेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पोटेंशियल पंजाब के अंदर टूरिज़्म का है, अभी भी ये बजट शायद मेरी तवक्कुआत और उमंगों के मुताबिक उससे कम है। जितना पोटेंशियल है उस पर बहुत ज़्यादा और भी काम हो सकता है, क्योंकि माजी के अंदर ये बिल्कुल इग्नोर्ड रहा, ख़ुसूसन पंजाब का सूबा टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का इसके ऊपर फोकस है, तो हमने भी फोकस किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमने बड़ा इसके ऊपर पूरा थारोली 6-8 माह इसके ऊपर हमने एक्सरसाइजेस की हैं, हमने DCs को इन्वॉल्व किया है, जहाँ जहाँ पोटेंशियल था उनको एक्सपर्ट्स को बीच में इन्वॉल्व करके, तो उसके बाद हमने अपनी ADP स्कीम्स जो हैं वो PND डिपार्टमेंट को जमा करवाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितना पोटेंशियल है, और मैं आप ये देख लें कि खुसूसन मैं पंजाब में साल्ट रेंज का जिक्र करना चाहूँगा। मैं रिपीटेडली ये कहता हूँ कि अगर साल्ट रेंज एक ऐसी जगह है कि अगर सिर्फ उसी को यूटिलाइज़ किया जाए तो सूबे की इकानमी उसके गिर्द रिवॉल्व करेगी, अगर उसको ही हम डेवलप कर लें तो। लेकिन वो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे हमारे लोकल डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, एक सेक्टर जिसको टच ही नहीं किया गया माजी में। जब आप उसको टच करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी हर्डल्स होती हैं, प्रोसीजरल इश्यूज़ होते हैं। इन सारी चीज़ों को काउंटर करते हुए हमें टाइम भी लगा, 1.5-2 साल तो हमने पॉलिसी एंड पे काम किया, सेपरेट डिपार्टमेंट, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें हमने जो लेजिस्लेशन थी वो की। अब एग्जीक्यूशन के अंदर हम जा चुके हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग करवा ली है, कुछ की इनॉग्रेशंस करवा ली हैं, और कुछ इंशाल्लाह आने वाले 2 सालों के अंदर पंजाब के अंदर हम अल्टरनेटिव 3 से 4 ऐसी बड़ी साइट्स देंगे लोगों को। जैसे मरी के अंदर लोग जाते हैं, उसके बिल्कुल कोटली सतियाँ साथ है, उसके साथ पंचपीर रॉक्स है, नड़। जेलम के अंदर हेरिटेज टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रोहतास फोर्ट, उसके ऊपर बाईपास। अब आप हालत देखें कि हमारे पास 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं पूरे पंजाब में, उसमें से एक रोहतास फोर्ट है। और मैं समझता हूँ कि मैं जितना पंजाब मैंने घूमा है, जितना पोटेंशियल रोहतास फोर्ट के अंदर है,
बड़ा एक हैबतनाक किस्म का किला है। आप जब उसको देखें बाहर से तो इंसान दंग रह जाता है कि उस दौर में कैसे किला बना। तो उसके अंदर हमारे 2 से 3 गाँव आबाद हैं और खैर से पीछे देहातों को जाने वाली सड़क उसके अंदर से गुजर रही है। ठेले वाले, रेडियो वाले सारे उस फोर्ट के अंदर से गुजर रहे हैं और इतना बड़ा पोटेंशियल वो ज़ाया हो रहा था। अभी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पे उसका बाईपास रोड का भी हमने अप्रूवल हो गया है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लिंकअप कर रहे हैं पूरे पंजाब में। पिंडी से चलें, जेलम, चकवाल हमारा लेक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, 26 से ज़ायद झीलें हैं। मैं पिंडी की मेरी पैदाइश है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे 26 से ज़ायद झीलें। अब जब पोर्टफोलियो है तो जब देखता है इंसान तो दंग रह जाता है। ये अभी 10 सेकंड से पहले मुझे भी वाकई इल्म नहीं था इस बात का जो ये आपने बात की। और आप मोटरवे पे जाते हुए आपका दिल तो करे ना आप चकवाल की तरफ उतर जाए, झीलें देखते चले। आप बिल्कुल धराबी एक डैम है, बिल्कुल मोटरवे के साथ, आप उसमें जाएं, वहाँ पे ऐसी आपको खूबसूरत नज़ारे नजर आएंगे। वहाँ पे हमने रिजॉर्ट की तामीर हमारी हो रही है, बोटिंग पॉइंट हमने इस्टेब्लिश किया है। हमारी कोशिश है कि एडवेंचर टूरिज्म की तरफ भी उसको चीज़ों को लेके जाएं और प्राइवेट सेक्टर को जितना इन्वॉल्व कर सके करें। अच्छा, आसिफ साहब सॉरी टू कट यू, लेकिन जिस तरह से आप कैंपिंग पॉट्स की बात कर रहे थे, तो वो जो है कौन कौन से ऐसे मकामात है पंजाब में जहाँ पर वो लगाए जाएंगे? और फिर क्योंकि रेंट की बात होती है ना कि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं क्यूरियस कि पता नहीं रेंट कितना होगा, तो कितना रेंट है कि लोग अफोर्ड कर सकेंगे इजी? देखें, एक तो वो ज़ाहिर है उस इन्वायरमेंट से रिजेंबल्ड हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, वो वुडन शेप के हमने ग्लैम्पिंग पॉट्स जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं। हमने तमाम ही पोटेंशियल साइट्स के ऊपर करने हैं, जिसमें आगाज़ में हमने इसको किया है कोटली सतियाँ और नट, जो एक अल्टरनेटिव मैं बता रहा हूँ मरी के साथ, जहाँ पे टूरिज्म हाईवे का भी प्रोजेक्ट हमारा अभी अप्रूव हो गया है। उससे लिंकअप होंगी 5 तहसीलें, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उसके साथ साथ रोहतास फोर्ट पे हमारा है कि हम उस पर टिल्ला जोगियाँ, एक अदरवाइज जेलम के अंदर भी हिल स्टेशन मौजूद है, उसका भी आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैं उसकी हाइट इतनी है कि मैं जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे हाइक करके ऊपर गया 6 से 7 किलोमीटर की, तो इंसान दंग रह जाता है। इतना खूबसूरत वैली का नज़ारा वहाँ पे आता है। वहाँ पे ग्लैम्पिंग पॉड्स लगा रहे हैं, छांगा मांगा के अंदर हम जिप लाइनर लगा रहे हैं, सून वैली के अंदर ये ग्लैम्पिंग पॉड्स हैं। काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे हम मल्टीपल जगहों के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। जनूबी पंजाब का भी हमें थोड़ा सा बताएं कि वहाँ पर कितना पोटेंशियल है, वहाँ पर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखें, फोर्ट मनरो जो है अल्टरनेटिव हिल स्टेशन है, साउथ पंजाब का मरी उसको कह लें, वहाँ पे ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ नहीं थी। पार्क बेस की स्कीम हमने बनाई। सबसे तो ज़रूरी चीज़ है, बेसिक चीज़ है साइनेज टूरिस्ट के लिए, साइनेज। उसके बाद पब्लिक फैसिलिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए बेंचेस, गजीबोज हमने वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं। कोई सलमान की जितनी रेंज है वहाँ पे जो पोटेंशियल है, रिजॉर्ट एक हमने वहाँ पे 1970-80s के पुराना बना हुआ था, उसको हमने टोटल दोबारा रिहेबिलिटेट किया और बड़ा खूबसूरत वहाँ पे चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पे हमने रिजॉर्ट बना दी है। उसके अलावा वहाँ पे हम एक फिजिबिलिटी करवा रहे हैं, चेयर लिफ्ट की भी अगर वहाँ पे फिजिबल होगी उसको भी लगवाएंगे। तो ये ऐसे पैरेलल हमारे वर्ल्ड बैंक भी साथ हमारे काम कर रहा है, जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन को इम्प्रूव कर रहा है। टॉयलेट ब्लॉक्स जो हैं, ये अक्सर शिकायत होती है, टूरिस्ट जाते हैं। फिर टूरिज्म पॉलिसिंग का भी हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। तो मैं ये वसूख से कह रहा हूँ कि जितना मेहनत हमने टूरिज्म सेक्टर के अंदर पंजाब के अंदर की है, जब 2023 में हमारा टेन्योर एंड होगा तो इंशाल्लाह काफ़ी सारा पंजाब के लोगों के लिए हम ऐसी चीज़ें डेवलप करके जाएंगे कि लोग याद रखेंगे। सारे प्रोजेक्ट्स तब तक कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यही जो इकरा बात कर रही है कि आपने जिस तरह से सारी बात कही, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने के अंदर। लेकिन फिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं ना, क्या 2023 तक जो टारगेट रखा गया है मुकम्मल हो सकेगा? आप बता रहे हैं क्योंकि पहले इस पे काम नहीं हुआ तो मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा हैं। उन तमाम मुश्किलात को साइड पर करते हुए, उनको हल करते हुए, क्या 2023 तक ये मुकम्मल हो पाएंगे? क्योंकि नई गवर्नमेंट जो भी बनेगी, अक्सर हम देखते हैं कि दूसरी गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के मंसूबों को लेकर नहीं चल रही होती है। देखें, एक तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इस मुल्क का बड़ा इशू रहा है कि ज़ाहिर है रिसोर्स एलोकेट तो होते हैं। अब हमने अगर आप पिछले साल देखें तो यही बजट जो है ये बड़ी कम तादाद में क्यों था? क्योंकि हम उस टाइम पे अपना होमवर्क कर रहे थे, पॉलिसी एंड पे काम कर रहे थे, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने जो अभी आगे 2021 के अंदर जो बजट दिया उसके अंदर ज़ाहिर है ये सारे होमवर्क करने के बाद की है। और एक इससे टूरिज्म से हट के भी पंजाब गवर्नमेंट का भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने टाइम लाइन दी है तमाम डिपार्टमेंट्स को। हमें जो प्रोसीजरल जो टाइम टेकिंग होता है उसके ऊपर टाइम लाइन्स हमने रखी हुई हैं और हमने उनको थॉरली मिनिस्टर साहिबान सारे उनको मॉनिटर कर रहे हैं और वीकली रिपोर्ट खसूसन टूरिज्म के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिस में जाया करेगी इसकी एग्जीक्यूशन की। तो मैं समझता हूँ कि वो प्रोजेक्ट्स हमने दिए ही वो हैं जो फिजिबल हैं और हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट भी है काम टूरिज्म सेक्टर के अंदर। वो छोटी छोटी
कम्युनिटी इंटरवेंशन से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके आपने जगह को प्रमोट करना होता है और इस्टेब्लिश करना होता है। अच्छा आसिफ सर, जिस तरह से आपने एडवेंचर पार्क्स की बात की है, वाटर पार्क्स की बात की है कि वो भी बनाएंगे, लेकिन पंजाब में ऐसी कौन सी स्पोर्ट्स होंगी जहाँ पर ये बनाए जाएंगे एडवेंचरस पार्क खास तौर पर? देखें, सून वैली के अंदर धराबी, उछाली लेक 2 जगह हैं। हम पुराना तो हम जानते हैं आपका कलर खार झील को, लेकिन उसके साथ धराबी, उसके साथ ढोकटालियाँ लेक, खबेकी, ये 4 से 5 तो ये बड़ी झीलें हैं जहाँ पे हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया है। यहाँ पे तो सरगोदा के अंदर भी हमने वाटर स्पोर्ट्स को स्टार्ट कर दिया है। चिन्योट के अंदर हमारा प्लान है, जंग के अंदर भी हम इस साल लेके जा रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा, एक तो रूटीन की बोट्स होती हैं तो थोड़ा सा हम जिद्दत के साथ जो वाटर स्कूटर्स हैं एडवेंचरस, उसको करने के लिए उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें 2-3 जगहों पे हमने साइट्स एलोकेट किए हैं पैराग्लाइडिंग के लिए भी। वो ठीक है, हम रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे होते हैं कि हमने रेवेन्यू भी तो जनरेट करना है, और उसके सबसे बड़े हम देखते हैं कि अगर हम अट्रैक्ट कर पाए जो गैर मुल्की सयाह हैं उनको किस तरह से हम अट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से इसको एडवर्टाइज़ किया जाएगा कि वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हों। देखिए, सबसे बड़ा तो पोटेंशियल आपका लोकल मार्केट का है। आप ये देखेंगे हमारे लोग वैसे ही यहाँ से पंजाब से सारे उठते हैं और नॉर्दर्न एरिया से चले जाते हैं। फिर दूसरा बड़ा पोटेंशियल ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुबई में जाएंगे, टर्की में जाएंगे, मलेशिया में जाएंगे, वहाँ पे जाके पैसा अपना छुट्टियाँ वो वहाँ पे 6-7 दिन घूम फिर के तो पाकिस्तान में सिर्फ वो अजीज़ों से मिलने आते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो पैसा वो वहाँ खर्च के आते हैं वो यहाँ पे उनको ऐसी जगह और ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएँ कि वो पैसा यहाँ पे हमारी इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। तो यही लाइन है हमारी। उसके बाद तीसरी स्टेज के अंदर इंशाल्लाह फॉरनर्स को भी हम करेंगे। बेसिकली तो एक हमारा इशू रहा लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान और जितने भी इदारे हैं जिन्होंने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, तमाम स्टेक होल्डर्स ने उसमें कंट्रीब्यूट किया और आज हालात हमारे काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह हम अपनी इकॉनमी को इसमें बूस्ट अप कर सकें। शुक्रिया आसिफ साहब, आप आए, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने और आपने काफ़ी जो है, मैं ये तो नहीं कहूँ बाग दिखाए हैं, लेकिन उम्मीद दिलाई है हमें। और हम उम्मीद करते हैं कि 2023 तक के मामला ऐसे ही होंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जाएं और फिर उसको प्रमोट भी करें, क्योंकि प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा हो तो आपको ऐसे मकामात को, ऐसे इकदामात को, ऐसी काविशों को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे प्रमोट करेंगे तभी तो वो जो उन्होंने आप लोगों के लिए चीज़ें बनाई हैं, देखें जो चकवाल की वैलीज वाला जिक्र हुआ है, आप क्यों नहीं जाना चाहेंगे पूरे पंजाब से? मतलब अगर खास तौर पे हम सेंट्रल पंजाब की बात कर रहे हो तो यहाँ से तो आप एक दिन में आराम से होके भी आ सकते हैं। और टाइम भी कम लगता है ना। अगर मरी का हम प्लान करते हैं तो उसके लिए हमें टाइम और काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ता है। आजकल जिस तरह से देखा जाए तो जिस तरह कोविड का भी टाइम चल रहा है, इसमें अगर हम करीब में चले जाएं और SOPs की खिलाफ वर्जी किए बगैर, को टाइम का इशू है। लेकिन मैं जल्दी से इकरा को जो है ना अबू धाबी लेके जा रहा हूँ। 1-2 सेकंड लगेंगे, मैं तुम्हें अबू धाबी ले जाऊंगा। कल मैच हुआ, अच्छा मैच था और इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच था। फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था, एलिमिनेटर 2 था और पेशावर ज़ल्मी ने जो है ये कहा जाए कि बासानी ये मैच जीत लिया, तो मेरे ख्याल में तो गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। और जिस तरह से अगर बात की जाए इस दूसरे एलिमिनेटर की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर हम देखिए स्टार्टिंग से तो बड़ा अच्छा खेलता था, लेकिन जैसे ही वो प्लेऑफ में एंट्री उसने मारी है, दोनों मैचेस ही हमारे नाजरीन के सामने भी और हमारे सामने भी कि किस तरह से उन्होंने खेला। और पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो जीत के लिए 175 रन का हदफ दिया था। लेकिन अबू धाबी में खेले जा रहे इस मैच में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने टॉस जीता, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग की दावत दी, जिसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है मुकर्रा 20 ओवर्स में 9 विकेट्स पर 174 रन का टारगेट दिया। और वो भी हसन अली को जो है, हसन अली की धुआंधार बैटिंग को जो है वो आप क्रेडिट दे दें। साथ वसीम ने भी कुछ अच्छी बैटिंग की जिसके बाद ये स्कोर बन गया। ले तो बैटिंग जिस तरह से फ्लॉप होती है, जिस तरह से हम देख रहे थे 110 तक तो इनके कितने खिलाड़ी आउट हो गए। हसन अली ने जिस तरह से जो अपनी छड़ी घुमाई ना, जादू की, मैं कहती हूँ इस्लामाबाद के रन जो थे ना उनका स्कोर छक्के मारे और उनके छक्के छुड़ा दिए थे। बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान। उनको शामिल गुफ्तगू करने से पहले, गुफ्तगू में शामिल करने से पहले जो है मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यूनुस खान PCB से एक बार फिर अलहदा हो गए। एक बार फिर अलहदा क्यों हो गए ये भी हम गुफ्तगू के दौरान ही जो है बात कर रहे होंगे। इमरान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले कल के मैच की बात कर लेते हैं। यही एक्सपेक्टेड था कि पेशावर ज़ल्मी जीत जाएगी? लेकिन बिल्कुल इसमें ये बात तो है कि जो नॉकआउट मैचेस थे या ये जब प्ले ऑफ शुरू हुए हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल का मुजाहरा नहीं कर पाया जिसका उन्होंने पहले मरहले में किया था। उसकी कई एक वजूहात भी हैं कि उनका बहुत ज्यादा इन्हिसार हमेशा से रहा है अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर, और जब वो रन नहीं करते हैं तो फिर मसाइल का सामना रहता है। जो नीचे उनके बैट्समैन हैं मिडल ऑर्डर में, वो
आजमाए हुए भी हैं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, इस्तेहकाम वहाँ पर ये तसलसल नहीं है। और फिर कल कुछ उन्होंने चांसेस भी मिस किए, और बड़े मैचेस में अगर आप कहीं भी चांसेस मिस करते हैं, मौके ज़ाया करते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा मसाइल का सामना रहता है। और कल यही हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पेशावर ज़ल्मी निस्बतन बेहतर खेल पेश होना शुरू किया है जब से वो अबू धाबी में आए हैं इस दूसरे मरहले में PSL के। उनकी बॉलिंग निस्बतन बेहतर नजर आती है। फिर टॉप ऑर्डर जिस तरह से उनका परफॉर्म कर रहा है तो वो उनको कोई ना कोई बर्तरी जरूर थी। बहरहाल जहाँ तक अगर दोनों कप्तानों की बात की जाए तो दोनों कोई ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक तरफ बहुत अच्छा कप्तान है और दूसरी तरफ कोई थोड़ा बिल्कुल। अच्छा इमरान, जिस तरह से हम कल के मैच ही को देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की वैसे तो वो हार गए हैं, लेकिन हसन अली की परफॉर्मेंस की बात करें तो यकीनन उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खेला, और उनका जो कल बल्ला घुमा वो तो सारे हैरान रह गए कि इस तरह से छक्के चौके लगाए थे। क्या आप नहीं समझते कि कौमी टीम में उन्हें एज अ पिंच हिटर लिया जा सकता है ताकि दूसरी जो टीम है उसकी प्लानिंग को ख़राब किया जा सके, उनको पहले खिला के? देखिए एक पहलू जरूर है, लेकिन बिल्कुल उनके ऊपर इतना एतमाद नहीं किया जा सकता कि उनको बिल्कुल बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया जाए। वो जिस नंबर पर खेलते हैं उसमें से एक ऊपर कर दें, एक नीचे कर दें। बुनियादी तौर पर वो एक बॉलर हैं, ये उनकी इजाफी खूबी है बैटिंग की, और उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। एक अच्छी इनिंग्स का मतलब ये हम नहीं ले सकते हैं कि हम उनको बैटिंग ऑर्डर प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन लोअर ऑर्डर में वो पाकिस्तान के लिए किसी भी वक्त किसी भी जगह पर एक इजाफी खूबी उनकी जो है उससे पाकिस्तान को फायदा मिल सकता है। बिल्कुल इमरान, एक और बॉलर भी हैं, वो कप्तान भी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनको हम बहुत ज्यादा ऊपर प्रमोट भी कर रहे हैं। लेकिन हम बॉलिंग में देखें तो 55 रन भी वो खा रहे हैं, तो हम उनको उधर प्रमोट करें या जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है उसी पे थोड़ा सा मजीद ध्यान दे दें? देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कप्तान है ना जी, वो गुज़िश्ता 1.5-2 बरस से ज्यादा अरसे से उनकी कारकर्दगी उतार चढ़ाव का शिकार है, और वो आधा तीतर आधा बटेर बनने की कोशिश में जो पूरे तीतर थे उससे भी हट गए। वो एक अच्छे राइट आर्म लेग स्पिनर थे, उन्होंने और जब उनकी बॉलिंग खराब हुई है तो वो बैटिंग की तरफ उनका झुकाव गया है, और उसमें उन्होंने ये मुसलसल दूसरा साल है PSL में बैटिंग ऑर्डर भी अपना बेहतर किया है, इन फॉर्म बैट्समैनों से ऊपर आते रहे हैं, लेकिन वो तवक्कुआत के मुताबिक ये जो उनका किरदार था वो निभाने में नाकाम रहे हैं। मेरी राय में उन्हें सबसे पहले अपनी बॉलिंग फॉर्म को वापस लाना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। अगर वो एक अच्छे बॉलर या विकेट टेकिंग बॉलर नहीं रहेंगे तो वो उनको फिर पाकिस्तान टीम के लिए भी वो बोझ ही होंगे, उनके लिए जगह बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए विकेट्स लेना है। या जिस टीम में भी जाएंगे वो एक राइट आर्म लेग स्पिनर की हैसियत से जाएंगे, और अगर वो अपने उस शोबे में नाकाम हैं तो फिर उनके लिए मतलब एक ऑलराउंडर की हैसियत से तो वो इतनी आइडियल चॉइस नहीं है। बिल्कुल। अच्छा इमरान, यहाँ पे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यूनुस खान की अगर हम बात कर लें, अगर PSL से हट के यूनुस खान की बात करें तो एकदम से उनका इस्तीफा आ जाना, क्या समझते हैं अचानक आखिर क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? मेरा ख्याल उन्होंने काफी वक्त गुजार लिया पाकिस्तान टीम के साथ। नवंबर में उनको गालिबन पाकिस्तान टीम का कोच मुकर्रर किया गया था, और अब अगस्त आ गया है, जुलाई आ गया है, जून आ गया और जुलाई शुरू होना है। उन्होंने खासा वक्त गुजार लिया। उनकी कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी को बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे उनसे, ये तवक्को की जा सकती थी, किसी भी वक्त की जा सकती थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतजामिया कोई भी हो, चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन कोई भी हो, यूनुस खान के साथ यूनुस खान की हैंडलिंग और यूनुस खान के उन लोगों के से जो आला अफसरान या ओहदेदारान होते हैं उनके ताल्लुकात कभी भी मिसाली नहीं रहे हैं। उनके जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर आज भी कायम है। लोग हैरान परेशान थे कि काफी माह हो गए हैं, कोई बात हुई क्यों नहीं। इस मरतबा ये जरूर तब्दीली आई है कि यूनुस खान ने आज खुद ऐलान नहीं किया या उन्होंने खुद कहीं इंटरव्यू में ये बयान नहीं दे दिया। उन्होंने बाहमी रजामंदी से, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया है, फ्रीकैन ने बाहमी रजामंदी से किया है, लेकिन यूनुस की रजामंदी ये नहीं होगी जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पेश कर रहा है। मसाइल उसके पीछे कुछ और हैं, लेकिन इस सतह पर आकर जब आप पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़ गए हैं और आपका प्लेइंग करियर खत्म हो गया हुआ है, तो आपको भी अपनी व्हाइट किट उतार कर जो किट कोच की और जो कोच के तकाजे हैं उनको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप बात कर रहे थे, कल फाइनल होने जाएगा PSL का। अच्छा, और फेवरेट टीम तुम्हारी अब कल की कौन सी? कल अनाउंस करेंगे। मैं वैसे मुल्तान सुल्तान का भी कह देती हूं। मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ हूं। चलें जी, हमें इजाजत दें, कल देखेंगे कौन जीतता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।